बच्चों, ये वीडियो दो तरह के बच्चों के लिए है। पहले, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो कुछ नहीं पढ़ पाए, इस वीडियो को देखकर सारे चैप्टर्स यानी हर एक चैप्टर से गो थ्रू हो सकते हैं। पता चल जाएगा इस चैप्टर में किस बारे में बात चल रही है। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर लिखने में आप सक्षम हो सकते हो। एक दूसरे तरह के भी बच्चे हो सकते हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं काफी कुछ, या यूं कह लो कि सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं और भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं। उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से उनकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी, जिससे हर चैप्टर से एक बार फिर गो थ्रू हो सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो भी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साखी। साखी है ये कबीरदास जी की। कबीरदास जी ने जो साखी लिखी है, मतलब कुछ कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो बहुत काम की हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल हैं। कैसी साखी है? जैसे पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अब इसको पढ़ते ही वैसे समझ में आ गया होगा कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जिससे मन प्रसन्न हो जाए, दूसरे खुश हो जाएं। आप अपना तन शीतल करें, अपना तन तो शीतल होता ही है, औरन को सुख होए, दूसरों को भी सुख मिलता है। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। बच्चों, इसमें मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं समझाने वाला। वर्ड टू वर्ड के लिए तो आपको अलग से सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको A to Z सिलेबस अलग अलग सेपरेट वीडियो का मिल जाएगा। एक ही पेज पर, कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ यहां पर कोई रिवीजन करवाने आया हूं, एक आपको गो थ्रू करवाने आया हूं। तो उसके लिए ये वीडियो है, देखते रहिए। कस्तूरी कुंडली बसे मतलब एक ऐसा हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी बसती है, यानी कस्तूरी होती है, और उसकी खुशबू के लिए वो इधर उधर ढूंढता फिरता रहता है। वो उसको कभी भी वो कस्तूरी मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर घूम रहा है कस्तूरी ढूंढने के लिए, जबकि वो उसके अंदर ही है। तो ऐसा ही इंसान हो गया है। इंसान के अंदर भगवान बसे हैं, लेकिन वो करता क्या है? वो इधर उधर दर दर भटकता रहता है भगवान को पाने के लिए। यही बात कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरण के उदाहरण से समझाई है। चलिए हम बढ़ेंगे अब आगे। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। मतलब जब मैं था, मतलब मेरे अंदर जब मैं बसा हुआ था, यानी अहंकार बसा हुआ था। मैं मतलब अहंकार, मेरे अंदर जब अहंकार था तब हरि नहीं। हरि मतलब श्री कृष्ण या भगवान कह लो। भगवान नहीं बसते। जब जब हमारे अंदर मैं बसता है तो भगवान नहीं आते, और जब हरि आते हैं तो मैं नहीं होता। मतलब अहंकार सब खत्म हो जाता है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैंने जब अपने अंदर दीपक देखा, यानी जलता हुआ हृदय देखा, या हृदय में जलता हुआ दीपक देखा, या हरि भगवान देखा, तब मेरा अंधियारा मिट गया। मतलब मेरी सारी दुविधाएं खत्म हो गई, मेरा सारा भ्रम खत्म हो गया। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, मतलब सब संसार सुखी है। सुखी है क्या? क्यों सुखी है? क्योंकि खाता है अरु सोए, सो जाता है। दुखिया दास कबीर है, कबीरदास जी कहते हैं मैं तो बहुत दुखी हूं। जागी अरु रोवे, जागता रहता हूं और रोता रहता हूं। किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। ये दुनिया तो सुख के लिए क्या करती है? खाती है और सो जाती है। भगवान को पाने की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं मैं तो बड़ा दुखी हूं, जागता रहता हूं, रोता रहता हूं अपने भगवान को पाने के लिए। बिरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागी कोय, राम बियोगी न जीवे जीवे तो बोरा होय। अब इसमें क्या बता रखा है, ध्यान से सुनो। कबीरदास जी कहते हैं कि जब बहुत दुख होता है ना, मतलब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो बहुत दुख होता है, और उस समय कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई दवाई काम नहीं करती। जब कोई अपना कोई छोड़कर चला जाए और अंदर से काफी दुखी हो, तो क्या कोई दवाई खाने से या कोई मंत्र पढ़ने से कोई काम करेगा? कोई मंत्र, कोई दवाई काम नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे सांप लौट रहे हो, सांप ने डस लिया हो। राम वियोगी ना जीवे, इसी तरह से राम के बिछड़ने पर, यानी भगवान से बिछड़ने पर आदमी जीता नहीं है, और अगर जीता है तो फिर वो पागल हो जाता है। ये किसके लिए अप्लाई किया है? ये कबीरदास जी अपने ऊपर कह रहे हैं कि मेरे लिए तो जीवन बेकार है कि जब तक मेरे जीवन में भगवान नहीं है, राम नहीं है। निंदक नेड़ा राखिए अग्नि कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुखाए। अभी दो पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को पास ही रखना चाहिए। निंदक क्या करता है? निंदक आपकी बुराई गाता है, और जब बुराई गाता है, कोई बुराई आपको बता रहा है, तो वो बुराई को गाकर एक तरह से हमारे अंदर का मैल साफ ही कर रहा है। मतलब हमारे अंदर जो बुराई है वो खत्म ही कर रहा है। तो एक तरह से निंदक को अपने पास ही रखो। पास रखने से होगा क्या? वो बिना साबुन, बिना कुछ पानी के हमारे मैल को साफ कर देता है। यही बात इन दो पंक्तियों में थी। आगे देखिए। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए,
एक आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पढ़ पढ़कर जग मर गया, लेकिन पंडित कोई भी नहीं हो पाया, यानी विद्वान नहीं हो पाया कोई। बस एक अक्षर पढ़ लेना चाहिए था, किसका? प्रेम का। प्रेम का एक अक्षर भी अगर पढ़ लोगे तो पढ़ो सो पंडित होए, तो पढ़ते ही वो पंडित हो जाता है। मतलब सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये नहीं करनी चाहिए। ये बात इन दो पंक्तियों में बता रखी है। बच्चों, मृग के कस्तूरी कहां थी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्यो ताश का, जे चले हमारे साथी। अब इन दो पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपना घर जला लिया। कैसा घर? मोह माया रूपी घर। मतलब मोह माया ये सब मैंने अपने अंदर से निकाल दी है, जला दी है, और एक मशाल हाथ में ले ली है, हाथ में मशाल ले ली है जिसमें आग जल रही है। अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेंगे, अर्थात जो मोह माया से दूर होने के लिए तैयार होंगे, उसका घर भी हम जला देंगे। घर जलाने का मतलब एक्चुअल में घर जलाना नहीं है, यहां मोह माया रूपी को जलाने की बात हो रही है। और हाथ में मशाल लेने का मतलब, हाथ में मैंने ज्ञान की मशाल ले ली है। ज्ञान है, ज्ञान आ गया है कि भगवान ही सब कुछ है, ये मोह माया सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो ये सारी बातें इन दो पंक्तियों में बातें लिखी थी। अब मीरा के पद, जिसको मीराबाई जी ने लिखा है। मीराबाई जी ने इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया है, पहले ध्यान से सुनो। मीराबाई जी श्री कृष्ण के बारे में बता रही है। श्री कृष्ण से वो बहुत प्रेम करती थी, ये बात तो मैं आपको क्या डिटेल में बताऊं, आप खुद ही जानते हो। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे एक रिक्वेस्ट कर रही है, उनसे एक अनुरोध कर रही है। क्या कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुमने लोगों की पीड़ा को बहुत दूर किया है, बहुत से लोगों की पीड़ा को दूर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल द्रौपदी की लाज रखी है ना, अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको पता ही है। द्रौपदी की लाज रखी, भगत के कारण, मतलब किसी एक भगत के कारण तुमने नर हरि का रूप धारण किया था, है ना। इसके अलावा डूबते हुए हाथी की रक्षा भी की थी, ये बहुत लीलाएं की थी श्री कृष्ण ने, तो उसकी बारे में बात हो रही है। तो डूबते हुए हाथी की रक्षा भी की थी। तो इस तरह से पता नहीं कितने लोगों की तुम रक्षा कर चुके हो, अब मेरी भी तो रक्षा करो, मुझे भी तो अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, मेरी भी पीड़ा दूर करो। ये बात श्री कृष्ण से कह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ में मीराबाई क्या कहती हैं? कहती है कि मैं आपका नौकर बनना चाहती हूं। श्री कृष्ण से कह रही है कि मैं आपका नौकर बनना चाहती हूं और नौकर बन के बाग लगाना चाहती हूं। अब इससे होगा क्या? इससे मेरे कई फायदे होंगे। पहला फायदा कि मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी, एक तो ये फायदा हो जाएगा। दूसरा, मैं वृंदावन की गलियों में गोविंद लीला गाऊंगी, मतलब तुम्हारी ही लीला गाती रहूंगी, तुम्हें ही मैं बहुत प्रेम करती हूं तो तुम्हारी ही लीला गाऊंगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि मैं तुम्हें याद करती रहूंगी, मतलब स्मरण करती रहूंगी, तुम्हारा ही नाम जपूंगी। तो ये कितने बड़े बड़े फायदे होंगे मेरे इस चीज से, मतलब नौकर बनने से। ये बात इस पैराग्राफ में बता रखी थी। आगे क्या कहती है? अगले पैराग्राफ में कहती है कि श्री कृष्ण की वेशभूषा कैसी है, वो इस पैराग्राफ में बता रखी है। वेशभूषा के बारे में, श्री कृष्ण के वेशभूषा के बारे में मीरा जी क्या कहती हैं कि तुमने पीले पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, गले में माला पहन रखी है, और अब इतना सुंदर जो वेशभूषा तुमने धारण कर ली है, अब एक अनुरोध है तुम्हारे से, एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट करती हुई मीराबाई जी क्या कहती हैं कि तुम एक बार नदी यानी यमुना नदी पर दर्शन दे जाओ, हे भगवान तुम जल्दी आ जाओ, ऐसा वो अनुरोध करती है श्री कृष्ण से। बस इतना ही बता रखा था इस पैराग्राफ में या इस कविता में। अब अगली कविता है मनुष्यता। मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में मनुष्यता के बारे में ही बता रखा है कि मनुष्यता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत के बारे में क्या बता रखा है, ध्यान से सुनो। कवि कहते हैं कि शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, इसीलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो मर जाऊंगा, ये काम करूंगा तो मर जाऊंगा। इसीलिए दूसरों के बारे में भी सोचो, अच्छे कर्म करो, सच्चे कर्म करोगे तो आप मृत्यु के बाद भी याद किए जाओगे। अगर तुमने सच्चे कर्म नहीं किए, दूसरों का भला करना नहीं सीखा, तो मृत्यु के बाद क्या जीवन भर किसको याद नहीं करेगा। इसीलिए परहित यानी दूसरों का भला करना चाहिए। अगर तुम मरकर भी अमर होना चाहते हो तो तुम्हें स्वार्थ छोड़कर परमार्थ करना चाहिए। परमार्थ मतलब दूसरों का भला करना चाहिए। अगर तुम परमार्थ नहीं करते, दूसरों का भला नहीं करते, तो तुम्हारा जीवन पशु के समान है। ये बात इस पैराग्राफ में भी लिखी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगले पैराग्राफ में यही बात घूम फिर कर आई है, क्या कि दूसरों का भला करना चाहिए, परहित करना चाहिए। अगर तुम दूसरों का भला करते हो तो पुस्तकों में अमरता के गीत गाए जाएंगे। मतलब आप दूसरों के गीत सुनते ही हो ना, पुस्तकों में दूसरों की इतनी अच्छी अच्छी जीवन के बारे में पढ़ते हो, तो वो कैसे पढ़ते हो? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। तो अगर तुम अच्छा काम करते हो, दूसरों का भला करते हो, तो पुस्तकों में तुम्हारे अमरता के गीत गाए जाएंगे। उदारता मानी जाएगी कि तुमने कितना बड़ा उपकार किया है, समस्त सृष्टि तुम्हें पूजेगी अगर तुम अच्छा काम या दूसरों का भला करते हो तो। ये बात इस पैराग्राफ में थी। आगे लिखा है कि अगर तुम्हें जीना है तो मनुष्य के लिए ही जीना है, मनुष्य के लिए जियो और मनुष्य के लिए ही मरो। मतलब
दूसरों के भले करते करते अगर तुम्हें मौत भी आ जाए तो तुम घबराओ मत इस चीज से, इसीलिए अपनी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। बच्चों, श्री कृष्ण दर्शन कहां दे जाने की बात कही है मीराबाई जी ने, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि दधीची ने मतलब ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि कितने बड़े बड़े कर्म किए गए हैं, कितने अच्छे अच्छे काम किए गए हैं लोगों द्वारा प्राचीन काल में। जैसे महर्षि दधीची ने हड्डियां दान कर दी थी। क्यों? क्योंकि वज्र बनाने थे, यानी वज्र एक हथियार का नाम है, हथियार बनाने थे उन्हें, तो हथियार बनाने के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। कितना बड़ा उपकार किया था। इसके अलावा दानी कर्ण ने अपनी खाल तक न्यौछावर कर दी थी। और ये और तो दूसरी मतलब बड़ी बड़ी बातें क्या कहें, ये जो धरती है, धरती कितनी बड़ी प्रेरणा है। क्या करती है धरती? धरती हमेशा परमार्थ करती है, यानी दूसरों को देती है, कभी कुछ कुछ लिया नहीं है, खुद के लिए कभी कुछ करती नहीं, बल्कि दूसरों की प्रेरणा के लिए, दूसरों की प्रेरणा बनी हुई है और दूसरों का सदा परमार्थ किया है। इसीलिए इंसान को हमेशा दूसरों के हित के लिए ही सोचना चाहिए, ताकि तुम्हारे अमरता के गीत गाए जाएं। ये बात इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में दोनों में बता रखी थी। इसके अलावा इस पैराग्राफ में क्या कहा कि हमें कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। धन आ गया जहां पर, वहां घमंड आ जाता है, और घमंड आने का मतलब यह है कि सब कुछ नष्ट हो जाना। बच्चों, ये बात कवि ने क्या कहा कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, और भगवान का हाथ हमारे ऊपर सब पर बना हुआ है। या यूं कह सकते हो कि भगवान के हम बच्चे हैं तो एक तरह से हम भाई भाई हैं, तो भाई दूसरे भाई का कैसे बुरा सोच सकता है। इसीलिए हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। परमार्थ का रास्ता कभी त्यागना नहीं चाहिए, हमेशा दूसरों के भले की सोचो। फिर अगर ऐसा करते हो, अगर आप दूसरों का भला सोचते हो, तो फिर वो भगवान भी तुम्हारे बारे में सोचता है। ये बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई थी। इसके अलावा इस पैराग्राफ में ये बता रखा है कि अगर तुम दूसरों का भला करते हो तो अंतरिक्ष में देवता भी बाहें फैलाए हुए खड़े रहेंगे। देवता बाहें फैलाए खड़े होने का मतलब तुम्हारे स्वागत के लिए होंगे, तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचेंगे। कब? जब तुम दूसरों का परमार्थ करते हो, यानी दूसरों के भले के लिए सोचते हो तन मन धन से। अगर तुम ये सोचते हो कि हम नहीं होंगे तो ये काम रुक सकता है, ये काम नहीं होंगे, ये इस तरह से नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी कार्य रुकता नहीं है, तुम हो चाहे नहीं हो। तुम अपने घर की कह सकते हो, तुम समाज की कह सकते हो, कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। इसीलिए हमेशा परहित करना चाहिए, दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है, ध्यान से सुनो। मनुष्य सबका बंधु है, मतलब सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के हम सब भाई भाई हैं। पिता कौन है? पिता भगवान है। इसीलिए सच्चे कर्म करना चाहिए। सच्चे कर्म करोगे, कर्म के अनुसार आपको फल मिल जाएगा। कभी भी अनर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन अनर्थ तब हो जाता है जब बंधु की पीड़ा बंधु दूर ना करे, मतलब भाई की पीड़ा भाई ही दूर नहीं कर रहा, मनुष्य की पीड़ा मनुष्य ही दूर नहीं कर पा रहा, तो ये एक सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये एक तरह का स्वार्थ हो जाता है। तो अपने स्वार्थ के बारे में कभी मत सोचो, हमेशा दूसरों का भला करो। ये बात इस कविता में बता रखी थी। इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में बता रखा है कि हमेशा सच्चा मार्ग अपनाना चाहिए। जितनी भी बाधाएं आए उनको धकेल देना चाहिए, उसके बारे में इतना नहीं परेशान होना चाहिए। हमेशा सार्थक भाव रखने चाहिए। सार्थक मतलब अच्छे भाव, एक अच्छे काम के लिए दूसरों का भले करने के भाव होने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, मनुष्य के लिए ही जीना चाहिए और मनुष्य के लिए ही मर जाना चाहिए। अर्थात हमेशा अपनी जिंदगी दूसरों के लिए होनी चाहिए। बच्चों, एक अमरता के गीत गाने की बात कही गई थी। कहां पर अमरता के गीत गाए जाएंगे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी तो थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही होते हैं। चलिए, पर्वत प्रदेश में पावस। अब इस कविता में क्या बता रखा है, ध्यान से सुनो। पर्वत प्रदेश का मतलब जहां पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हो, पर्वत ही पर्वत हो। और पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु। और इस पूरी कविता को लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। सुमित्रानंदन पंत जी ने इस पूरे पैराग्राफ में या सॉरी पूरी कविता में क्या बता रखा है, ध्यान से सुनो। पर्वत प्रदेश है, उसमें वर्षा ऋतु आ गई है, तो उस समय कैसा माहौल होता है वो ध्यान से सुनो। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पल पल में प्रकृति का वेश बदलता रहता है। कब? जब पावस ऋतु आती है, यानी वर्षा ऋतु आती है। कहां पर? पर्वत प्रदेश में। मैदानी इलाके में नहीं, मैदानी इलाके में तो काफी घंटों तक एक जैसा मौसम रहता है, लेकिन पर्वत प्रदेश में पल पल यानी हर पल मौसम बदलता रहता है। वर्षा ऋतु जब आती है, यानी कभी धुंध आ गई, कभी मतलब एक कोहरा छा गया, तो कभी वर्षा हो गई, तो कभी धूप आ गई। इस तरह का माहौल बना ही रहता है। हर पल, हर 10 मिनट में, 15 मिनट में वर्षा ऋतु आती रहती है, सॉरी वर्षा आती रहती है। तो इस तरह से परिवर्तित होता रहता है मौसम। यही बात इस पूरी कविता में है, लेकिन थोड़ी डिटेल में बात की गई है। देखो, मेखलाकार पर्वतापार, यानी ये बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, ये अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बार बार एक ही चीज, अपना चेहरा। कहां पर? नीचे अपना चेहरा का मतलब विशाल आकार जो है, जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत अपना विशाल आकार, अपना चेहरा देख रहे हैं। कहां पर?
इस तालाब में। देखो, ध्यान से देखो, इसकी छवि जो बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्वत अपनी बड़ी-बड़ी आंखें खोलकर अपने बड़े से विशाल शरीर को इस पानी में निहार रहे हैं या अपने चेहरे को देख रहे हैं। यही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई थी। आगे देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित, मतलब पर्वत का गौरव गा गाकर झरझर बह रहे हैं। कौन बह रहे हैं? मद में नस नस उत्तेजित कर, मतलब अपनी नसों में उत्तेजना भरते हुए कौन गा रहे हैं? झरने। झरने झाग से भरे हुए टपक रहे हैं, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं। ये चित्र में झरने झरझर बह रहे हैं और झाग उत्पन्न कर रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है। यही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई थी। चलिए, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, तरवर यानी पेड़। अब यहां क्या बता रखा है कि पर्वत तो है, लेकिन पर्वत में निकलते हुए जो पेड़ हैं वो आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे हो गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो शांत आकाश को एकटक देखे चले जा रहे हैं। ये बात इस पैराग्राफ में बता रखी थी। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर, बादल के जो पंख हैं वो उड़ जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं अचानक। मतलब ये बात पल पल में होती है। पहाड़ी इलाके में ऐसी स्थिति होती रहती है। हर 10-10, 15-15 मिनट में बारिश आ जाती है, फिर रुक जाती है 5 मिनट में। इस तरह से पल पल परिवर्तित होता रहता है। कौन? माहौल, वातावरण। यही बात इस पैराग्राफ में लिखी थी। आगे देखिए बच्चों, पावस का मतलब मैंने क्या बताया था? अभी तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके दिखा दो, ताकि मैं ये देख सकूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए, अब अगले पैराग्राफ में बता रखा है, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू पर अंबर टूट पड़ा, मतलब बहुत तेज बरसात हो गई, मूसलाधार बरसात हो गई है। धस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान पर विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्रजाल बिछाकर खेल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मतलब पल पल में क्या क्या हो रहा है, इस बात को देखकर कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र बादल रूपी विमान पर बैठकर इधर उधर मंडरा रहा है और खेल खेल रहा है, क्योंकि वहां पर पल पल में परिवर्तित बहुत कुछ हो रहा है। यही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई थी। चलिए, अब पढ़ेंगे हम तोप। तोप कविता लिखी है वीरेन डंगवाल जी ने। वीरेन डंगवाल जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया, ध्यान से सुनो। एक तोप है जो कि बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के टाइम की है। वो एक जगह पर रखी हुई है। जगह कहां? बाग में। एक बाग के मेन गेट पर वो तोप रखी है। उसी तोप के बारे में कुछ संदेश भी है और उसी तोप के बारे में कुछ बताया भी है। ध्यान से सुनो क्या कहा है। कंपनी बाग के मुहाने पर, यानी कंपनी बाग में वो रखी हुई है, और वहां पर भी कहां रखी हुई है? प्रवेश द्वार पर रखी हुई है। धर रखी है ये 1857 की तोप। 1857 की ये तोप है। इसकी होती है बड़ी संभाल, बहुत संभाल की जाती है। विरासत में जो रखी हुई थी, विरासत से जो मिली है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। 2 बार इसे चमकाया जाता है। कब कब? 15 अगस्त जब आता है और जब 26 जनवरी आती है। जब ये मनाया जाता है तब इस तोप को भी चमकाया जाता है, तब इसकी साफ सफाई की जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी आते हैं। उन्हें बताती है ये तोप एक संदेश देती है कि मैं बड़ी जबर हूं, मतलब बहुत शक्तिशाली। उड़ा दिए थे मैंने, मतलब कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी। किसी टाइम पर मैंने वीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे किसी जमाने में, अपने जमाने में लिखा हुआ है, यानी बहुत पहले की बात बता रही हूं कि मैं कभी किसी टाइम शक्तिशाली हुआ करती थी और वीरों के धज्जियां उड़ा दिया करती थी, चिथड़े चिथड़े उड़ा दिया करती थी। आगे क्या लिखा है? अब तो बहरहाल छोटे छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियों की अक्सर करती है गपशप। मतलब ये बात लिखी है कि अब ये स्थिति नहीं है। पहले ये स्थिति थी कि मैं बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, अब ये स्थिति नहीं है, क्योंकि अब तो छोटे छोटे जो लड़के हैं ना वो मेरी घुड़सवारी करते हैं, मतलब मेरे ऊपर बैठ जाते हैं। कभी कभी तो चिड़ियां आकर बैठ जाती है, चिड़िया मेरे मुंह के अंदर घुस जाती है, यानी तोप के अंदर ही घुस जाती है, गपशप करने लग जाती है। इस तरह की शैतानी वो ये होती रहती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैये अक्सर इसके भीतर तक चले जाते हैं। गोरैये मतलब चिड़िया है जो आप चित्र में भी देख रहे हो। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही उसका मुंह बंद। ये एक संदेश दे रही है तोप कि चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी महान हो जाओ, कितने भी आप अहंकार कर लो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको अपना मुंह बंद करना ही पड़ता है। अर्थात इस संसार से कभी तो जाना ही है, तो आपका टाइम भी कभी तो चला ही जाएगा। इस बात पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब कर चले हम फिदा, कैफी आजमी जी ने लिखी है, और ये लिखी क्या है? दरअसल ये एक गीत है जिसको हकीकत फिल्म में यूज किया गया था। हकीकत फिल्म में एक गीत लिखा है, कर चले हम फिदा। मतलब एक युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में सैनिक घायल हो जाते हैं। सैनिक जब घायल हो जाता है तो वो कुछ कहता है। क्या कहता है? ध्यान से सुनो। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि हम तो अब यहां से अपने प्राणों को न्यौछावर करके यहां से जा रहे हैं, प्राणों को न्यौछावर करके इस दुनिया से अब जा रहे हैं, क्योंकि हम मरने वाले हैं। लेकिन हे साथियों, यानी पूरे देशवासियों
को एक संबोधित करते हुए कहता है कि हे साथियों, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, इसको ऐसे ही मत जाने देना। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। ये गीत है, वैसे गाकर अच्छा लगता, लेकिन अभी मुझे पढ़ना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी में। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, मतलब नस में खून जम गया है या जमने जा रहा है। सांस हमारी थम रही है, मतलब रुकने को हो रही है। फिर भी बढ़ते कदम को नहीं रुकने दिया हमने, फिर भी इस बढ़ते हुए कदम को रुकने नहीं दिया, हमेशा आगे ही बढ़ते रहे। तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। यही बात एक संदेश के रूप में एक सैनिक दे रहा है देशवासियों को। आगे क्या लिखा हुआ है? कट गए सर हमारे, कुछ गम नहीं, हमारे सर कट गए, लेकिन इस हिमालय को हमने कभी झुकने नहीं दिया। मतलब हमारी धरती माता पर कोई आंच नहीं आने दी। मरते मरते रहा बागपन साथियों, मतलब मरते मरते भी हमारे अंदर वीरता का भाव है। मतलब हम अभी भी घबरा नहीं रहे। हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर हम मर जाएं तो तुम्हारे वतन, तुम्हारे हवाले हो जाएगा ये वतन, तो इसको तुम्हें संभालना है। यही बात लिखी है। आगे लिखा है, जिंदा रहने के मौसम तो बहुत है, मगर जान देने का रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के अवसर तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, मतलब जिंदा रहने के बहाने तुम्हारे पास बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मरने का अवसर मिला है ना, ये एक सबसे बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है। ये अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मतलब हमारे देश पर मरने का एक अवसर मिला है, तो इस अवसर को हम हाथ से कैसे जाने दें। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। मतलब हुस्न मतलब सुंदरता और इश्क मतलब प्रेम। सुंदरता और प्रेम को बदनाम कर रखा है, मतलब सुंदरता और प्रेम पर तो लोग न्यौछावर हो जाते हैं, लेकिन ऐसी भी जवानी, क्या जवानी जो खून में नहीं नहाई, मतलब खून में यानी अपने देश पर नहीं नहाई, तो ऐसी जवानी का कोई लाभ नहीं है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे वतन, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये धरती दुल्हन के समान है, इसको सजाए हुए रखो, इसको हाथ से मत जाने देना, क्योंकि हम तो अब मरने जा रहे हैं। इस धरती को तुम्हें ही संभालना है। आगे लिखा है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। मतलब ये जो कुर्बानियों की राह है, जैसे हम कुर्बान हो रहे हैं, ये कुर्बानी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में डर कर बैठ गए। ये कुर्बानियां तो तुम्हें आगे भी देनी पड़ेंगी, तो हम अब हमेशा कुर्बानियों के लिए तैयार रहो। ये कुर्बानियों की राह कभी वीरान नहीं होनी चाहिए, सुनसान नहीं होनी चाहिए। ये काफिले हमेशा चलते रहने चाहिए, हमेशा अपनी धरती की रक्षा करती रहनी चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतेह का जश्न मतलब अगर तुम्हें जश्न मनाना है तो इस जश्न के बाद मना लेना, मतलब इस कुर्बान होने के बाद मना लेना, इस धरती को बचाकर बना लेना। यही एक सच्चा जश्न होगा। जिंदगी मौत से मिल रही गले, मतलब हमारी जिंदगी मौत से गले लगा रही है। ये बात इस लाइन में लिखी। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तो तुम्हें कफन बांध लेना चाहिए, अर्थात हम हमेशा देश के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे लिखा है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। अपने खून से एक लकीर खींच दो, जैसे लक्ष्मण ने खींची थी ना कि कोई इधर से उधर नहीं जा सकता था, तो ऐसे ही एक लकीर अपने खून से खींच दो, अर्थात इस धरती की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। कोई भी रावण इधर नहीं आना चाहिए, कोई भी देश का दुश्मन इस तरफ नहीं आना चाहिए, हमारे देश में नहीं एंटर होना चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर दुश्मन हमारे ऊपर हाथ उठा रहा है, इस धरती पर हाथ उठा रहा है, इस धरती का नुकसान करने जा रहा है, तो उसके हाथ तक तोड़ देने चाहिए। छू न पाए सीता का दामन कोई, इस सीता का यानी इस धरती माता जो सीता के समान है, इसका दामन कोई भी छू न पाए, इसीलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, इस सीता माता की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों, ये इस तरह की बातें लिखकर एक जोश, एक वीरता का भाव उत्पन्न किया है कवि ने। बच्चों, लेकिन इस कवि का नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कविता है आत्मत्राण, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। आत्मत्राण का मतलब अपने आप का बचाव करना, अपने आप की रक्षा करना। अब रक्षा के लिए क्या करते हैं हम लोग? भगवान को पुकारते हैं, भगवान बचा ले, कैसे भी करके बचा ले। लेकिन कवि कहता है मुझे ऐसा नहीं करना। कवि क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में? क्या लिखा है ध्यान से देखो। कवि भगवान से कह रहा है कि विपदाओं से ना बचाओ, मतलब मुझे कभी विपदाओं से बचाना मत। कभी अगर मेरे ऊपर मुसीबत आ जाए तो मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, बस इतना मेरे ऊपर उपकार करना कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति भरना कि मैं विपदाओं से डरूं नहीं। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, मैं मुझे डर ना लगे, कुछ ऐसा करो। दुख में सांत्वना नहीं, मतलब अगर मुझे दुख, मेरे जीवन मेरा दुख में हो जाए तो मुझे कोई सांत्वना नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसी ताकत चाहिए कि मैं दुख पर विजय पा जाऊं। मतलब मैं उस दुख को ठेल जाऊं, उस दुख को दूर कर जाऊं, उस पर विजय पा जाऊं। अगर कोई फिर भी कोई मुसीबत रह जाए तो मुझे कोई सहायक की जरूरत नहीं है, सहायक ना मिले, बस हिम्मत ना हारूं, मेरे ऊपर बस इतना उपकार करना। ये बातें भगवान को कही गई हैं, या यूं कह लो कि कवि ने एक तरह का संदेश दिया है कि इंसान को ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे बात करें, ये इस पैराग्राफ में बता रखी थी, आगे बढ़ते हैं। अब इस पैराग्राफ में लिखा है कि मुझे कभी बचाना नहीं, अगर मैं डूब रहा हूं मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। भगवान कुछ ऐसी शक्ति देना कि मैं तैरने लग जाऊं, बस मतलब डूबने से बचाने के लिए मैं स्वयं ही काबिल बन जाऊं, ऐसा कुछ कर देना। निडर रहूं, हमेशा निडर रहूं, चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए। और दुख
कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं तुम पर हमेशा पूर्ण विश्वास रखूं, यानी तुम्हारे ऊपर से मेरा मन डोले नहीं। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गालियां देना शुरू कर दूं, तुम्हें बुरा भला बोलना शुरू कर दूं कि तुमने मेरे जीवन के साथ क्या कुछ कर दिया। तुम पर हमेशा मेरा पूर्ण विश्वास बना रहे। ये एक संदेश भी कह सकते हो, ये एक भगवान से रिक्वेस्ट या भगवान से अनुरोध भी कह सकते हो। अब बड़े भाई साहब, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार पहले मुझसे थोड़ा सुन लो, फिर उसके बाद मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो इस पूरे पाठ में बड़े भाई साहब के बारे में बात की गई है। जो किसके है बड़े भाई साहब? मुंशी प्रेमचंद जी, यानी लेखक के बड़े भाई, और लेखक खुद अपने बारे में इस पूरे पाठ में बता रहा है। बड़े भाई के बारे में बताते हुए लिखता है कि वो मेरे से 5 साल बड़ा था। 5 साल बड़े होने के नाते वो मुझे डांटते भी थे, सही राह पर लाने के लिए भाषण भी देते थे, बहुत कुछ जो बड़े भाई की एक जिम्मेदारी होती है वो सब किया करते थे, और मैं चुपचाप उनकी सुना करता था। लेकिन इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं डिटेल में पढ़ना। देखो, प्रेमचंद 9 साल के थे और उनके भाई 14 साल के थे। इतना गैप था, इतना अंतर था। लेकिन हुआ ये कि भाई कक्षा में फेल हो गए, मतलब बड़े भाई कक्षा में फेल हो गए। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं थे, वो पूरा दिन लगातार काफी घंटे तक पढ़ते ही रहते थे और किताबों में घुसे ही रहते थे। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रही होती थी। मतलब जब भी वो पढ़ने बैठते, चाहे वो 6 घंटे पढ़े, लेकिन 6 घंटे में से उन्होंने खुद एक्चुअल में कितना पढ़ा ये तो कोई जानता ही नहीं था। उनको ही पता था कि मैं इतना अच्छा पढ़ने में हूं नहीं। वो बस पढ़ने में लगे रहते थे, किताब उठाकर बैठे रहते थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही होती थी, या यूं कह लो कि उनका ध्यान उतना जम नहीं पाता था। हालांकि उनका मन करता था कि मैं पढ़ूं, कक्षा में पास हो जाऊं, या मैं बहुत अच्छे नंबर ले आऊं, लेकिन वो कितना ही चाहें वो पढ़ नहीं पाते थे। यूं कह सकते हो कि भाई कक्षा में फेल हो गए। अब लेखक की बात करते हैं। लेखक यानी प्रेमचंद पढ़ते नहीं थे, हमेशा खेल में ध्यान, हमेशा इधर उधर की बातें। बस प्रेमचंद को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब भी वो पढ़ने बैठते, चाहे वो आधा घंटा ही पढ़े, तो उनका ध्यान पूरा उसी में ही रहता, यानी पढ़ लेते थे जैसे तैसे भी। लेकिन भाई की डांट उनको बराबर मिलती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ता नहीं था या कम पढ़ता था, न के बराबर पढ़ते थे। तो इसीलिए भाई की डांट बराबर उन्हें मिलती। इवन भाई की डांट ही नहीं, भाषण भी सुनने को मिलता। इतनी डांट पड़ती, हर रोज डांट पड़ती। प्रेमचंद इस चीज को लेकर बहुत दुखी थे। लेखक अब क्या करता है, प्रेमचंद जी क्या करते हैं, तो एक टाइम टेबल बनाते हैं कि मैंने बहुत डांट सुन ली, अब मुझे टाइम टेबल बनाने चाहिए। टाइम टेबल बनाते कि मुझे इस तरह से पढ़ना है, लेकिन कुछ ही टाइम वो फॉलो हो पाता, उसके बाद वो टाइम टेबल ध्वस्त हो जाता। मतलब वो फॉलो ही नहीं कर पाते थे। मेन बात यही थी। तो ये जो बातें अभी लिखी या पढ़ी हमने सुनी, ये हमने पढ़ी यहां तक ये पाठ पूरा हुआ। अब इसके बाद जो लिखा हुआ वो भी ध्यान से सुनो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको शॉर्ट में एक गो थ्रू करवा रहा हूं चैप्टर से, लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए फ्री क्रैश कोर्स देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। चलिए, अब भाई जो फेल हो गए थे वो एक बार फिर से फेल हो गए, मतलब अगले साल फिर से वो फेल हो गए, लेकिन लेखक प्रथम आए। मतलब अपनी कक्षा में लेखक फर्स्ट है, और जो दूसरी तरफ उनका भाई उनको बार बार डांटता रहता था, उनको बार बार कहता रहता था कि पढ़ लो, और वो फेल हो गए। तो अब हुआ ये कि उनके बीच 2 साल का अंतर हो गया। मतलब जहां पहले 3 साल का अंतर था कक्षा में, वहां अब 2 साल का अंतर रह गया। अब क्या हुआ, लेखक का मन हुआ कि बहुत सुनाऊं, मतलब मैं अपने बड़े भाई को बहुत खरी खोटी सुनाऊं। क्यों सुनाऊं? क्योंकि वो मुझे पूरा साल तंग करते रहे, डांटते रहे, बार बार बोलते रहे, और खुद कक्षा में फेल आ गए। क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए उनका मन था मैं पूरे साल का बदला ले लूं। लेकिन भाई के पास जाते हैं तो भाई बहुत दुखी होते हैं, अपने कक्षा में फेल हो गए हैं और बहुत दुख भी महसूस कर रहे हैं, एकांत में पड़े हुए हैं। अब ये बात जब देखते हैं लेखक, तो लेखक उस चीज को छोड़ देते हैं, मतलब वो डांटना या खरी खोटी सुनाना वो भूल जाते हैं। अब हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ कि लेखक खेलने के लिए चला गया। लेखक खेलने के लिए गया, तो आया जब वापस तो बहुत लेट हो गया। वापसी में बहुत देरी कर दी उसने, यानी लेखक ने। अब भाई का भाषण फिर से शुरू कि देखो, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम कक्षा में प्रथम आए हो तो तुम बहुत अच्छे बन गए हो। ऐसा नहीं है, तुम सारा दिन खेलते रहोगे तो इस तरह से ये हर बार फर्स्ट नहीं होगे या पास नहीं होगे, इसीलिए तुम्हें पढ़ना भी है। ये बात ध्यान रखना, कभी घमंड मत कर बैठना कि मैं फर्स्ट आ गया हूं, मेरा भाई फेल हो गया। इस बात को मत सोचना, मेरा अनुभव तुमसे ज्यादा ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। इस तरह का भाषण काफी कुछ सुना लेखक को बहुत कुछ कह सुनाया। इसके बाद, मतलब यहां तक अब हम पढ़ चुके हैं, यहां तक ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब एक बार फिर से वही हुआ।
एक बार फिर से अगला साल आया, अगले साल आने के बाद फिर से भाई फेल हो गया। अब भाई फेल हुआ तो बहुत दुखी भी है, बहुत ज्यादा दुखी है। और दूसरी तरफ लेखक फिर से पास हुआ। पास होने का नतीजा यह हुआ कि अब उन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ 1 साल का अंतर रह गया। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि भाई पढ़ता तो सारा दिन है लेकिन दिमाग नहीं लगा रहा, अपना ध्यान कहीं और बटा लेता है। दूसरी तरफ लेखक पढ़ता कम है, कम ही पढ़ता है लेकिन पढ़ता अच्छा है। शायद यही एक वजह थी। अब हुआ यह कि लेखक को पतंगबाजी का शौक हो गया। पतंग उड़ाना, पतंग को लूटना, ये सब काम में बड़ा मजा आने लगा लेखक को। ये एक नया शौक उसने पाल लिया। एक दिन क्या हुआ, पतंग लूटने के लिए वो दौड़ रहा था। कौन? लेखक। लेखक दौड़ते दौड़ते पतंग लूटते लूटते भाई से टकरा गया। मतलब भाई सामने आ गए। भाई का भाषण तो फिर वहीं से ही शुरू हो गया और वही बातें कि तुम कितना ही घमंड कर लो, कितना ही पढ़ लो, कैसा भी कर लो, लेकिन मेरा अनुभव तुम्हारे से हमेशा ज्यादा ही रहेगा। इस तरह के फिर से वही भाषण शुरू हुआ और बहुत बार यही बात कही गई कि तुम चाहे फर्स्ट आओ, चाहे कैसा भी पढ़ लो, लेकिन मैं तुमसे बड़ा ही रहूंगा। और तुम कभी ये मत सोच लेना कि मेरा डांटने का अधिकार तुम्हारे से हट जाएगा। तुम चाहे फर्स्ट आकर मुझसे बड़ी क्लास में ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं बड़ा हूं तो मैं तुम्हें डांट सकता हूं, मुझे तुम्हें सुधारने का अधिकार है। तब लेखक ने एक ऐसी बात कही कि लेखक का भाई विनम्र हो गया। लेखक का भाई तो विनम्र हो ही गया, लेखक खुद भी विनम्र होकर क्या कहने लगा, भाई तुम मुझसे बहुत बड़े हो, तुम्हारा अनुभव भी बहुत ज्यादा है, मुझे डांटने का अधिकार भी तुम्हारे पास है, तो हमेशा ये तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं कभी भी तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। इस तरह का बात बताकर भाई के अधिकार के बारे में उन्होंने बोला तो भाई बहुत पिघल गया। और ये बात जब सुनता है तो लेखक और लेखक का भाई दोनों आपस में गले लग जाते हैं। बच्चों, भाई की उम्र कितनी बताई थी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताई। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इस पाठ को लिखा है सीताराम शेखसरिया ने। लेखक ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, ध्यान से सुनो। दरअसल लेखक थे स्वतंत्रता सेनानी। हर रोज डायरी भी लिखते थे। लेकिन ये जो आप पाठ देख रहे हैं, इस पाठ में एक दिन का वर्णन है, यानी उस डायरी का एक दिन का वर्णन किया गया है। वो दिन था 26 जनवरी 1931। इस दिन ऐसा क्या खास था? दरअसल 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह डिसाइड हुआ कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। दिन डिसाइड हुआ 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और यह स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजों के होते हुए ही मनाया गया। दरअसल इस स्वतंत्रता दिवस मनाने का पर्पज सिर्फ यही था कि एक तो अंग्रेजों का विरोध करना, दूसरा लोगों में जागरूकता लाना कि आजादी के प्रति हमें सचेत हो जाना चाहिए। ये एक पर्पस था। एक्चुअल में हमें स्वतंत्रता मिली नहीं थी। पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। 1929 को तो डिसाइड हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पहला साल तो इतना जानदार शानदार रहा नहीं, लेकिन जब दूसरा साल आया यानी 26 जनवरी 1931, ये बड़ा जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से मनाया गया। लेखक कोलकाता के रहने वाले थे। लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, ये अब आपको कमेंट करना है। देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। तो कोलकाता में उस दिन क्या क्या हुआ, लेखक ने अपनी डायरी में लिखा है। वही डायरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। 26 जनवरी 1931 दूसरा स्वतंत्रता दिवस था और इसके प्रचार प्रसार के लिए, यानी लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए कि इस दिन को खास बनाया जाए, इसके लिए 2000 रुपए खर्च किए। उस टाइम के 2000, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो करोड़ों रुपए हो गए। तो उस टाइम 2000 रुपए खर्च किए गए। घरों को सजाया गया, मतलब हर एक घर चमचमाता नजर आ रहा था। घरों की छत पर झंडे नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी पुलिस ने अपने पहरेदारों, अपने कर्मचारियों को सचेत कर दिया था और बड़े बड़े जो पार्क थे, बड़े बड़े जो मैदान थे, उनको उन्होंने सुबह से ही घेर लिया था ताकि यहां पर इकट्ठे ना हो लोग। फिर भी बहुत सी जगहों पर झंडा फहराया गया और पुलिस के द्वारा बहुत से लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे विद्यार्थी संघ के एक मंत्री थे, नाम था अविनाश बाबू। अविनाश बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया। यहां तक कि लड़कियों को भी, जो जुलूस में शामिल हो रही थी, फीमेल्स थी, वो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा था, लाठियां बरसाई जा रही थी, मारा जा रहा था। लेकिन फिर भी भारतवासियों में, स्पेशली कोलकाता वासियों में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। कोलकाता में जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे थे और एक ठीक जगह पर, एक निश्चित स्थान पर पहुंचा जा रहा था जुलूस के माध्यम से। दरअसल एक जगह डिसाइड हुई थी कि 4:24 पर मोन्यूमेंट में झंडा फहराया जाएगा। तो वहां पर, मोन्यूमेंट एक जगह का नाम है, वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। बच्चों, जागरूकता के लिए कितने रुपए खर्च हुए थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बहुत बड़ी संख्या में जुलूस लेकर वहां पहुंचे थे। बहुत बड़ी संख्या में लेकर आए थे, तो पुलिस उनको रोक भी ना पाई।
क्या किया पुलिस ने? लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लाठियां बरसानी शुरू करी तो बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष चंद्र बोस पर भी लाठियां बरसाई गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, क्या? वंदे मातरम। बच्चों, देशभक्ति की थोड़ी सी भी भावना है तो कमेंट बॉक्स वंदे मातरम से भर दो। अब हुआ ये कि थोड़ी देर बाद सुभाष बाबू को जेल में डाल दिया। लाल बाजार की जेल में उनको कैद कर लिया गया। उसके बाद फीमेल का यानी स्त्रियों का एक बहुत बड़ा जुलूस वहां पर पहुंच गया। पुलिस ने उन पर भी बहुत बेरहमी से लाठियां बरसाई, बहुत सी स्त्रियां घायल हो गई। उसके बाद वो जुलूस बिखर गया। 50-60 जो लेडी थी वो वहीं पर मोड़ पर बैठ गई। मोड़ पर बैठी तो थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आई और उनको उठाकर लाल बाजार पर ही ले गई, यानी वहां पर उनको कैद कर लिया गया। कुल मिलाकर उस दिन 105 स्त्रियां जेल में डाल दी गई थी। हालांकि 9 बजे उनको छोड़ दिया गया था, रात के 9 बज चुके थे, उनको रिहा कर दिया गया था। जब उनको लगा कि अब जुलूस जैसी कोई हरकत होगी नहीं तो उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। उस दिन अस्पताल का आलम यह था कि शुरू में 67 लोग घायल अस्पताल में भर्ती थे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई, 103 हो गई, 103 से और ज्यादा बढ़ गई, धीरे धीरे 160 तक पहुंच गई। 160 लोग तो वो थे जो अस्पताल में आए, ऐसे लोग भी थे जो घायल होकर सीधे घर चले गए। तो उस दिन लगभग 200 लोग घायल हुए होंगे। कलकत्ता के बारे में ऐसा कहा जाता था, क्या? कि स्वतंत्रता के प्रति यहां पर कुछ खास काम हो नहीं रहा। लेखक कहते हैं कि आज वो कलंक भी मिट गया। अब ततारा वामिरो कथा, अब इसको लिखा है लीलाधर मंडलोई जी ने। लेखक ने इस पूरे पाठ में इन दोनों की कथा बताई है, यानी ये दो कैरेक्टर्स हैं, ततारा और वामिरो। ये दो कैरेक्टर के बारे में कथा है, ध्यान से सुनना, जो लोग मानते हैं कि सच्ची है। वो कथा कहां की है? दरअसल अंडमान निकोबार, नाम सुना होगा, ये द्वीप समूह है, यहां की कथा बताई गई है। ये कथा कौन सी है? ध्यान से सुनो। देखो, ये कथा है दोनों के अलग होने की। ये दोनों आपस में अलग हो गए थे, ऐसी कथा है। दरअसल मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। ततारा है जो बहुत ही सुंदर है, व्यवहार का धनी है, मतलब बहुत अच्छा है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना, ये उसके खून में है, या वो ऐसा हमेशा ही करता है। और इतना ही नहीं, सुंदर भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है, और इसी तरह के और भी बहुत से गुण है ततारा के पास। लेकिन उसके पास एक लकड़ी की रहस्यमयी तलवार है, लकड़ी की तलवार रखता है ततारा, और उस तलवार का क्या है यूज, क्या कहानी में बात है, वो बाद में ही बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अंडमान निकोबार ये एक द्वीप समूह है, दोनों में एक लिटिल अंडमान भी है। लिटिल अंडमान एक छोटा सा द्वीप समूह है, उसका और निकोबार का अलग होने की एक कथा है। दरअसल इन दोनों के बीच 96 किलोमीटर का गैप है। ये 96 किलोमीटर का जो गैप है, या ये दोनों अलग द्वीप समूह है, ये दोनों अलग द्वीप समूह हुए कैसे? दरअसल इसी की एक कथा है। तो उसमें ततारा और वामिरो मुख्य पात्र हैं, जिनमें ततारा के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं, वामिरो के बारे में भी बताऊंगा। आगे बात करते हैं, अगले जहां तक मैं समझा चुका हूं वो यहां तक है। ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, यहां तक मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसके अलावा आगे बात चल रही है कि ततारा एक दिन सागर किनारे पर बैठा हुआ था। सागर किनारे बैठा, उसको सुनाई दिया एक गीत, बहुत सुंदर गीत था, बहुत अच्छा गीत था। लेकिन वो गीत जो गा रहा था वो वामिरो थी। ठीक है, वामिरो गीत गा रही थी। अचानक समुद्र की लहरें उसके ऊपर आई, या यूं कह लो कि थोड़ी सी बूंदें उसके चेहरे पर आ गई, जिसके कारण उसने गीत को रोक दिया, रुक गई वो अचानक से। अब ततारा जब वो जो सुन रहा था, उसने अचानक जाकर देखा कि ये कौन गा रहा है। जाकर देखा तो ये वामिरो थी, हालांकि उसको नाम नहीं पता था, लेकिन एक लेडी थी, एक लड़की थी जो उसको गा रही थी। तो उसने उससे जाकर पूछा कि गाना क्यों रोक दिया। वामिरो ने पीछे देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो। अब बार बार एक ही बात, क्या? ततारा ये पूछ रहा है कि गाना क्यों रोक दिया, और वामिरो ये पूछ रही है कि तुम कौन हो। ये बात कम से कम 5-7 बार बोली गई, मतलब दोनों के द्वारा प्रश्न पर प्रश्न दोनों किए ही जा रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। लास्ट में वामिरो ने नाम बता ही दिया कि मेरा नाम वामिरो है। दोनों का आपस में परिचय हुआ। परिचय होने के बाद ततारा को जब ये पता चला कि ये वामिरो को जब ये पता चला कि ये ततारा है, तो वो जानने लगी, मतलब उसने सुना था उसके बारे में, आज उसने देख भी लिया। दोनों घर चले गए। घर पर जाने से पहले ततारा ने ये कहा था कि क्या तुम वापस लौटोगी ना, यहां पर वापस आओगी ना। तो ये बात जब उसने कही तो वामिरो ने जवाब दिया, वामिरो ने जवाब ही नहीं दिया, वो वहीं से चली गई। लेकिन ततारा ने ये बात कही कि मैं तुम्हारा इसी चट्टान पर इंतजार करूंगा। ये बात कहकर दोनों चले गए, अपने अपने घर चले गए। लेकिन घर जाने के बाद दोनों के हृदय विचलित थे, यानी दोनों उसी टाइम के बारे में या उससे अगले दिन के बारे में ही सोच रहे थे कि क्या होगा। अगले दिन की प्रतीक्षा भी होने लगी। दोनों के हृदय बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे। अब आगे क्या हुआ वो यहां तक अब हम पढ़ चुके हैं, आगे देखिए। अब अगले दिन पर जो ततारा है वो इंतजार कर रहा है वहीं उसी जगह पर। धीरे धीरे वो क्या देखता है, सामने से एक लड़की आ रही है, और वो लड़की और कोई नहीं, वामिरो ही थी। वामिरो आई, दोनों
आपस में मिले, लेकिन दोनों चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहीं पर ही एक दूसरे को देखते रहे या एक दूसरे के पास बैठे रहे। कुछ नहीं किया उन्होंने, ना बातें की, ना कुछ और चीज हुई, ना कोई गतिविधि नहीं हुई, बस पास में ही बैठे रहे, दोनों चुप रहे और वहां से चले गए। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ऐसा बार बार हुआ। हर बार वो आते, यानी उनका मिलन होता, लेकिन चुप रहते, आपस में बातचीत भी नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे बातचीत होनी शुरू भी हुई होगी, लेकिन उस समय तक तब तक गांव में खबर फैल चुकी थी। किस बात में? कि ये ततारा है, एक वामिलो है, दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों का आपस में शायद प्रेम है। इस तरह की खबर गांव में फैल चुकी थी। दोनों अलग अलग गांव के थे, यानी ततारा अलग गांव की थी और वामिलो अलग गांव की थी। तो उस समय ये प्रथा थी कि दोनों अलग अलग गांव के होंगे तो शादी नहीं होगी। ये उस समय की प्रथा थी। तो रीति अनुसार उनका मिलन असंभव था, यानी उनकी शादी होना एक तरह से असंभव ही थी। ये उस समय की प्रथा के विरुद्ध था, लेकिन दोनों फिर भी समय अनुसार मिलते रहे। एक दिन एक बार ऐसा हुआ कि पशु पर्व का आयोजन किया गया और पशु पर्व के आयोजन में ततारा वहां पर मौजूद था, वामिरो की प्रतीक्षा कर रहा था। वामिरो की प्रतीक्षा में वो देखता है कि वामिरो आई जरूर है, लेकिन वामिरो के साथ उसकी मां भी है। मां ने जब ये देखा कि ततारा वहीं पर है और ये खबर वैसे भी फैल चुकी थी, तो मां ने, यानी वामिरो की मां ने ततारा का बहुत अपमान किया, बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई, बहुत ज्यादा सुनकर उसने अपनी तलवार निकाली। किसने? ततारा ने। उसको मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने गुस्से को शांत करने के लिए। तो उसने जैसे ही तलवार निकाली तो धरती पर एक जोरदार प्रहार किया और गाड़ कर उसके ऊपर लकीर खींचना शुरू कर दी। जैसे ही लकीर खींचना शुरू की, वहां से धरती फटने को हो गई। धरती फटने शुरू हो गई और जो ततारा था वो एक किनारे पर था, वो अब खिसकते खिसकते पाताल प्रवेश में समाहित हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वामिरो उसे शांत करने के लिए, उसे रोकने के प्रयास में है, और लेकिन ततारा लहूलुहान हो चुका है और धरती विभक्त हो चुकी है। अंडमान और निकोबार, ये जो लिटिल अंडमान की जो मैं बात कर रहा था, वो निकोबारी से थोड़ा दूरी पर स्थित है और ऐसा माना जाता है उसी वजह से है, और आज 96 किलोमीटर दूरी पर है। और ततारा अब लहूलुहान होकर वीर गति को प्राप्त हो चुका है। लेकिन ततारा का ये त्याग उस प्रथा को खत्म कर देता है। मतलब उस समय ये प्रथा थी कि दो अलग अलग गांव के आपस में लड़के लड़की की शादी नहीं हो सकती, लेकिन ये प्रथा खत्म होती है और आज स्थिति वहां पर ये है कि अलग अलग गांव में भी, यानी लड़का अलग गांव का हो, लड़की अलग गांव की हो, शादी हो सकती है। ये प्रथा खत्म हो जाती है। अब तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। दरअसल ये एक फिल्म है। कौन सी? तीसरी कसम। तीसरी कसम को बनाया है शिल्पकार शैलेंद्र जी ने। शैलेंद्र जी लेखक हैं, जिनको इस पाठ को लिखने वाले, मतलब फिल्म को बनाने वाले जो हैं वो शैलेंद्र जी हैं, लेकिन इस पाठ को लिखने वाले प्रहलाद अग्रवाल, नाम याद रख लेना, प्रहलाद अग्रवाल इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है। तीसरी कसम जो फिल्म थी वो 1966 में बनी थी। ये शिल्पकार शैलेंद्र की थी। शिल्पकार मतलब कलाकार है, शिल्पकार का मतलब कलाकार। तो एक ऐसे कलाकार जो एक कवि भी हैं, शैलेंद्र जी हैं, जिन्होंने बहुत से गीत भी लिखे हैं। तो शैलेंद्र जी ने 1966 में ये फिल्म बनाई थी और ये उनकी पहली और अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बारे में लेखक ने काफी कुछ बताया है। क्या बताया है कि एक तो ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म साबित हुई थी, जिसको बनाया था गीतकार भी कह सकते हो, कवि भी कह सकते हो, शैलेंद्र जी ने। राज कपूर जो इनके दोस्त थे, राज कपूर को तो आप जानते ही हैं, राज कपूर से जब शैलेंद्र जी मिले, यानी अपने दोस्त से मिले और उनको ये बात बताई कि मेरे पास एक ऐसी ऐसी फिल्म है, तुम्हें उसमें काम करना है, या करोगे या नहीं करोगे, तो राज कपूर ने उस फिल्म को करने में सहमति भी जताई, लेकिन कहा कि मुझे एडवांस चाहिए और वो भी अभी अभी चाहिए। मुझे पूरी फिल्म में जितना भी मैं पैसा चार्ज करूंगा वो मुझे अभी चाहिए। ये बात सुनकर शैलेंद्र जी बड़े दुखी भी हो गए और ये सोचने लगे कि कैसा दोस्त है, मतलब दोस्ती में ये काम कर रहा है, मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं है। इस तरह की जब वो बातें सोच ही रहे थे तो राज कपूर ने ये बात कही कि मुझे पूरा एडवांस अभी चाहिए, वो भी ₹1 उन्होंने चार्ज किया, जो कि उस समय बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम था, मतलब लेकिन जो चार्ज लिया उन्होंने अपनी मेहनताने से बहुत कम लिया था। और ये बात सुनकर शैलेंद्र जी हंसने लगे और राज कपूर ने, बात बताने का यही सार था कि राज कपूर ने उस फिल्म को सिर्फ ₹1 लेकर ही किया था, यानी अपनी दोस्ती को पूरी निष्ठा से निभाया। और इतना ही नहीं, राज कपूर पहले से ही फिल्म में काम कर रहे थे, काफी हिट भी हो चुके थे, तो उनको काफी अनुभव हो चुका था। तो इस अनुभव के तहत राज कपूर ने शैलेंद्र अपने दोस्त को यह बात कही कि देखो, इस जो तुम फिल्म बना रहे हो ये फ्लॉप भी हो सकती है, मतलब फ्लॉप होने का संभावित खतरा भी है। इस बात को थोड़ा दिमाग में बिठा लो। ये मत सोच लेना कि जो फिल्म में आता है उनकी फिल्में हिट ही होती हैं, वो अच्छा पैसा ही कमाती है, ये कभी मत दिमाग में रखना। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। लेकिन शैलेंद्र जी जो कि इस फिल्म को बना रहे थे, वो
चाहते थे कि मैं इस फिल्म को बनाऊं, उससे मैं कमाई करूं या ना करूं, लेकिन मेरी आत्मसंतुष्टि जरूर हो जाएगी इस फिल्म को बनाकर। तो वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए फिल्म बना रहे थे और उन्होंने फिल्म का प्रचार प्रसार भी नहीं किया कि मेरी फिल्म आ रही है या इस तरह के जो प्रमोशंस चलते हैं, वो कुछ भी नहीं किया। बिना प्रचार प्रसार के ये फिल्म बनाई थी। तो इस तरह की बातें हम पढ़ चुके हैं। कहां तक? यहां तक। मतलब ये जो डिटेल में लिखी हुई है एक एक लाइन, वो यहां तक मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। लेकिन इस पाठ के लेखक का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सही होते हैं इस टाइम तक भी, मतलब अभी तक जो ध्यान से सुने, एक बार कमेंट करके जरूर बताना इस का आंसर, मतलब लेखक का नाम। चलिए, अब एक फिल्म आया था, मतलब सॉरी, एक फिल्म आई थी 420 फिल्म आपने सुनी होगी। इसका एक गीत था। इस गीत में एक लाइन थी जिस लाइन में लिखा हुआ था 10 दिशाओं में मैं तुम्हें देखता, इस तरह की कुछ लाइन थी। तो 10 दिशाओं को देखकर काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया कि 10 दिशाएं तो होती ही नहीं है, 10 दिशाएं कहां से आ गई, मतलब 4 ही तो दिशाएं होती है। लेकिन गीतकार ने यानी शैलेंद्र जी ने इसमें ये ऐसा ही रहने दिया और ये काफी चर्चा का विषय भी बन गया। तो ये एक बात लिखी गई थी इस पाठ में, वो जो मैं अभी बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज कपूर का बेहतरीन अभिनय हुआ किसमें? इसी फिल्म में। बहुत, मतलब अपनी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म राज कपूर ने मानी है कि मैंने इसमें काफी अच्छा अनुभव मिला और एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और इसकी जो मूल कहानी, मतलब जो तीसरी कसम नाम की एक फिल्म है जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, इसकी जो मूल कहानी है वो लिखी थी फणीश्वर नाथ रेणु ने। ठीक है, तो इसी फिल्म को यानी इन्हीं के द्वारा जो लिखी गई थी उसको फिल्माया गया है शैलेंद्र जी द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मेन मोटी मोटी बातें हैं। और इस फिल्म को बनाते हुए छोटी छोटी बारीकियों का भी ध्यान रखा गया है। मतलब ये फिल्म बहुत अच्छी बनी थी उस समय की। हालांकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छी फिल्म इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है और एक दिल से बनाई गई फिल्म थी। शैलेंद्र जी को सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि चाहिए थी जो उन्हें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब अगले चैप्टर की तरफ। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसको लिखा है निदा फाजली जी ने। निदा फाजली ने इस पूरे पाठ में क्या बताया, वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पहले के समय में कुछ ऐसे लोग होते थे जो दूसरों के दुख से दुखी होते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। अब वो लोग कहां हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं? वो पहले वाले कौन से लोग होते थे, वो कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं इस पाठ में, वही अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक सुलेमान नाम का एक सम्राट हुआ। सम्राट सुलेमान जब आ रहा था घोड़े पर बैठकर, तो चींटियां अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उन्होंने देखा कि घोड़े आ रहे हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए हम अपने अपने बिलों में चले जाते हैं, छिप जाते हैं। लेकिन जब सुलेमान वहां पर करीब आया तो चींटियों को यह कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा रखवाला हूं, मतलब मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देने वाला। तो ये बात, मतलब एक बहुत बड़ा सम्राट कह रहा है, मतलब उसके मन में उनके प्रति भी दरियादिली थी। मतलब इतना दयालु उस टाइम का सम्राट था सुलेमान नाम का। और ऐसे ही और भी बातें, महाकवि शेख अयाज, जो बहुत बड़े कवि है शेख अयाज, उनके पिता के बारे में एक कहानी है कि जब वो खाना खाने बैठे, खाना खाते हुए, मतलब वो बाहर से आए थे, खाना खाने बैठ गए, खाना खाने बैठे तो अचानक उन्होंने देखा कि उनकी बाजू पर एक चोटा आकर बैठ गया। चोटा आकर बैठा तो वो उठ खड़े हुए। अब उनकी पत्नी ने पूछा, यानी शेख अयाज के माता ने पूछा कि क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? तो अब उन्होंने ये बात कही, नहीं ऐसा नहीं है, मैं दरअसल किसी को बेघर करके आ गया हूं। मतलब वो कहीं कुएं के आसपास बैठे होंगे और वहां पर उनकी बाजू पर वो चोटा बैठ गया तो वो उनके साथ घर पर आ गया। अब उनके मन में इतना दर्द हुआ कि मैं किसी को बेघर करके आया हूं, इसीलिए मैं इसको वापस छोड़कर आता हूं। तो ये बात कितनी बड़ी थी, मतलब पहले के लोगों में इतनी दरियादिली हुआ करती थी। और आज की स्थिति करें तो आज की स्थिति विकास कर रही है, लेकिन वो विकास की ओर नहीं जा रही, दरअसल विकास विनाश की ओर जा रहा है। मतलब बड़ी बड़ी चीजें आज जो बन रही हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो कारखाने हो, फैक्ट्रीज हो, कुछ भी हो रहा हो, वो हो कहां रहा है? वो हो तो खेतों को नष्ट करके ही रहा है। मतलब खेतों की जगह को लेकर वहां पर विकास के नाम पर बहुत कुछ बनाया जा रहा है, वो हमारी एक तरह की प्रकृति को नष्ट करके ही हो रहा है। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए। इसी तरह की बातें और भी लिखी हुई थी, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं वो यहां तक है। इसके बाद देखो, लेखक की मां, लेखक जो इस पाठ को लिखने वाले हैं, उनकी मां पशु पक्षियों की बहुत इज्जत करती थी। यहां तक कि लेखक को भी सिखाया करती कि देखो ये पशु पक्षी हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनको मारना पीटना, इनको तंग करना, ये हमारे पाप का भागीदार बनाएंगी। इस तरह की बातें वो बहुत कुछ सिखाया करती। एक बार हुआ क्या, लेखक के घर कबूतरों का जोड़ा आ गया और उन्होंने 2 अंडे भी दे दिए। 2 अंडे दिए तो एक गलती से, मतलब मां सफाई कर रही थी, उस सफाई के कारण गलती से एक अंडा टूट गया। अब मां को बड़ा दुख हुआ।
दुख तो हुआ ही, साथ वो ये सोच रहे कि कहीं ये दूसरा अंडा भी ना गिर जाए, उसको बचाने के चक्कर में दूसरा अंडा भी टूट गया। मतलब अब जो मां दुखी थी, वो अब उनका दुख और ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपने दुख को पता नहीं कैसे सहन किया, लेकिन वो काफी दिनों तक उसी अवस्था में रही, यानी दुखी रही। यहां तक कि रोजा रखा, यानी एक तरह का व्रत रखा। पूरा दिन वो रोती रहती, दुखी होती रहती। किस वजह से? कि मुझसे 2 अंडे, या यूं कह लो कि 2 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। तो ये बात सोचकर वो काफी दुखी रहती और पश्चाताप करने लगी। एक बार हुआ ये कि काफी टाइम हो गया है, अब वो टाइम भी बीत चुका है। एक बार लेखक और लेखक की पत्नी दोनों एक नए घर में आए हैं। नए घर में आए तो वहां पर कबूतरों का जोड़ा भी अपना घोंसला बनाने लगा। धीरे धीरे घोंसला उसने बना लिया। हालांकि उनको घोंसले से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो पक्षी यानी वो कबूतर यहां वहां उड़कर, उनके घर में यहां वहां उड़कर उनकी चीजों को बिखेर देते और भी सामान को इधर उधर कर देते। तो इस तरह से उन्होंने काफी तंग कर लिया था, यानी उन कबूतरों ने। चीजों को बिखेर देना, पत्नी बड़ी नाराज होती कि ये बार बार ये ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, पता नहीं मैं कितनी बार चीजों को समेटूं। इस तरह की चीजें उनके साथ हो रही थी। तो पत्नी ने क्या किया, वहां पर एक जाली लगा दी ताकि कबूतर वहां पर आए ही नहीं। अब रात भर वो कबूतर वहीं पर बैठे रहे, मतलब उस जाली के पास बैठे रहे, बाहर ही बैठे रहे, अंदर नहीं आ पाए। आने की कोशिश तो खूब की होगी, लेकिन वो घुस नहीं पा रहे थे। तो बेचारे वो दुखी होकर वहीं पर ही बाहर बैठे रहे। और लेखक उन कबूतरों को देखकर सोचता है कि ना तो आज सुलेमान है जो उनकी रखवाली करे, है ना ही कोई और रखवाला है जो उनके बारे में सोचे। आज वो लोग कहां हैं जो इनके बारे में सोचा करते थे। मतलब आज स्थिति बहुत बदल गई है बच्चों। बेघर कौन हो गया था? अभी पाठ में अभी बताया था कि बेघर कौन हुआ था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। पतझड़ में टूटी पत्तियां, लिखा है रविंद्र केलेकर जी ने। इस पूरे पाठ में 2 पार्ट हैं, यानी एक है गिन्नी का सोना और एक और है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले गिन्नी का सोना। गिन्नी के सोने में क्या बता रखा है, ये पाठ का नाम तो ये है, लेकिन इस पाठ के अंदर 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला है गिन्नी का सोना, जिसमें आदर्शवादी और व्यवहारवादी, इन 2 के बारे में बात की गई है। ये क्या है, ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है, एक गिन्नी का सोना होता है और एक शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना होता है जो वो 24 कैरेट का होता है, और एक गिन्नी का सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। तो शुद्ध ज्यादा कौन सा हुआ? 24 कैरेट का। हालांकि महंगा भी होता है, लेकिन 24 कैरेट के सोने में आभूषण नहीं बनते, उसमें थोड़ा बहुत तांबा मिलाना ही पड़ता है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा तांबा मिला लिया जाए तो वो 22 कैरेट का सोना हो जाता है और वो गिन्नी का सोना कहलाता है। उसी से आभूषण बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्योर शुद्ध सोने में आभूषण बनाने से होगा क्या, वो कमजोर बनेंगे। मतलब वो आभूषण कमजोरी के कारण टूट सकते हैं या इधर उधर बिखर सकते हैं, नुकसान भी बहुत हो जाएगा। तो 24 कैरेट में सोना के आभूषण बनाना एक तरह का इम्पॉसिबल बात हो जाती है। उसमें थोड़ा बहुत मिलावट करना एक लाजमी है, यानी बहुत जरूरी है। तो 22 कैरेट का सोना ही एक अच्छा सोना माना जाता है। तो इस बात को आदर्शवादी और व्यवहारवादी के ऊपर लिया गया है। अब ध्यान से सुनना क्या कहा है। देखो शुद्ध सोना जो होता है वो इतना काम का नहीं है जितना गिन्नी का सोना है ना। तो ऐसे ही अगर आप प्योर हो जाओगे, बिल्कुल प्योर हो जाओगे, तो भी आप इतने काम के नहीं रहोगे। थोड़ा बहुत तो आपको तांबा मिलाना ही पड़ेगा, यानी आपको गिन्नी का सोना बनना पड़ेगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने से कोई एक पशु गुजर गया, चाहे गाय हो चाहे कोई बकरी हो, कोई भी एक पशु गुजर गया। पीछे पीछे कसाई आ रहा है। कसाई भागता भागता आता है कि यहां से कोई बकरी जाती हुई देखी। आप क्या करोगे? अगर आप प्योर हो, बिल्कुल शुद्ध हो, सत्य बोलते हो हमेशा, तो आप क्या करोगे? आप बता दोगे कि ऐसा है कि मैंने यहीं से ही अभी बकरी को जाते हुए देखा, देखो वो रही, वो बकरी वहां पर गई है। तो इस तरह से बताकर एक तरह से आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, है ना? कर दिया ना। प्योर होने का नतीजा ये हुआ। बिल्कुल प्योर नहीं होना। बिल्कुल प्योर हो जाओगे तो ऐसा ही हालात हो जाएंगे। लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा झूठ मिला देते, थोड़ा सा ही सही, लेकिन अगर 22 कैरेट का सोना बन जाते तो आप एक व्यवहारवादी बन जाते। मतलब व्यवहार के अनुसार ढल जाते कि यहां से बकरी जाते हुए तो देखिए, लेकिन इसको बता दिया तो उसकी जान ले लेगा। तो इसलिए 22 कैरेट का सोना होना बेहतर है। बिल्कुल तांबा हो जाओगे तो भी गलत है। ऐसा भी मत सोच लेना कि हां झूठ तो चलता ही है। तो बिल्कुल तांबा होना भी गलत है और बिल्कुल सोना होना भी गलत है। थोड़ा बहुत मिलावट अच्छी रहती है ताकि आपके आभूषण बन सकें। ठीक है, आप मेरी बातें शायद समझ गए हो। तो यही बात लिखी हुई है। इसके अलावा गांधी जी के बारे में बात की है। गांधी जी का विरोध किया गया है कि गांधी जी बिल्कुल व्यवहारवादी थे। नहीं, व्यवहारवादी नहीं थे, वो आदर्शवादी थे और आदर्शों को लेकर चलते थे। और आदर्शों को लेकर चलकर वो दूसरों को भी, मतलब जो व्यवहारवादी हैं उनको भी अपनी ओर खींच लेते थे। यानी वो उनको भी आदर्शवादी बनाना
की कोशिश करते थे। तो बिल्कुल आदर्शवादी होना और बिल्कुल व्यवहारवादी होना, ये दोनों ही नुकसानदायक है। चलिए आगे बात करते हैं। यानी ये सिर्फ इतना ही छोटा सा चैप्टर या छोटा सा पार्ट था। इसके अलावा जैन की देन है, दूसरा पार्ट है इसी पार्ट में। इस पार्ट में दिमाग के बारे में बात की गई है कि ये दिमाग है ना, चाहे कितना तेज दौड़ाओ उतना तेज चल पड़ेगा। आप इसको बुलेट की रफ्तार से घुमाओगे तो बुलेट की रफ्तार से दौड़ने लगेगा। आप इसको और भी 4-5 गुना दौड़ाना चाहो तो बहुत आसानी से दौड़ लेगा। और जापानी लोग अक्सर ऐसा करते हैं, मतलब जापान के जो लोग हैं आज अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वो चाहते हैं या वो सोचते हैं कि अमेरिका जहां एक काम को महीने में एक कर रहा है, वहां हम उसी काम को एक दिन में कैसे करें, इस तरह का दिमाग दौड़ाने लग जाता है। जापान इतना तेज हो गया है, या यूं कह लो कि इतना तेज तरीके से दिमाग दौड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन अब स्थिति वहां पर एक कुछ बिगड़ सी गई है। मतलब स्थिति इसलिए बिगड़ गई क्योंकि सारा दिन उनका दिमाग चलता ही रहता है इसी चीज को लेकर। अब दिमाग या चाहे कोई इंजन ही लगा लो, उसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या है कि अगर बहुत ज्यादा दौड़ा दिया ना तो वो इंजन खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति वहां पर भी हो गई है। वहां पर मनोरोग यानी दिमाग के जो रोगी हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं वो आपको मैंने बता ही दिया। अब स्थिति ये है कि वहां पर टी सेरामनी जो लिखा हुआ है यहां पर देखो, टी सेरामनी नाम की एक प्रथा चलाई है। क्यों चलाई है? इस टी सेरामनी में लोग दिमाग को शांत करने के लिए आते हैं। क्या है ये टी सेरामनी? वहां दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ 3 लोगों को एंट्री मिलती है। 3 लोग आए, वहां पर आकर वो बैठ जाते हैं। बहुत शांति भरा माहौल होता है, आपस में बातें नहीं करनी होती, वहीं पर जाकर बैठना है बस। बैठने के बाद कुछ टाइम में ही आपको एक आदमी चाय परोस देगा। मतलब चाय गर्म करेगा, चाय को जैसे बनाते हैं वैसा बहुत अच्छे तरीके से बनाएगा और सिर्फ 2 घूंट परोस देगा, मतलब थोड़ी सी चाय उनको दे देगा। अब वो 3 लोग क्या करते हैं, एक एक सिप, मतलब एक एक सिप नहीं, एक एक बूंद कह लो, एक एक बूंद को वो पीते हैं। एक बूंद पी ली और फिर आराम करते हैं, फिर एक बूंद पी फिर से बैठ जाते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया काफी टाइम तक चलती है। उसको कहते हैं टी सेरेमनी। इससे होता क्या है, इससे दरअसल धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सब कुछ शांत हो जाता है, दिमाग भी शांत हो जाता है, दिमाग एक तरह का शून्य हो जाता है, सब कुछ आदमी भूल जाता है। वहां पर सब वहां पर इतना शांत हो जाता है कि यहां तक कि सन्नाटा भी सुनाई देने लग जाता है। मतलब एक तरह से बात कहने का मतलब ये था कि हालांकि सन्नाटा तो क्या सुनाई देगा, एक तरह से कहने का मतलब सन्नाटे के अंदर जो गतिविधियां हो रही है ना वो भी सुनाई दे रही हैं। तो जितना भी तनाव होता है इंसान के दिमाग में वो सब निकल जाता है इसी एक सेरेमनी से। तो ये बात कहां बता रखी थी, जैन की देन, इस पाठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। लेखक मिथिलेश्वर जी इस पूरे पाठ में क्या बता रहे हैं, 1 या 2 लाइन में सुन लो, ताकि आपको जब मैं पूरे पाठ के बारे में बताऊं तो वो कहानी और अच्छे से समझ में आए। देखो ये कहानी है हरिहर काका की। हरिहर काका नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही सिंपल मैन रहे होंगे, बहुत ही साधारण इंसान, गांव के निवासी थे। गांव के लोग वैसे ही बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन ये तो और भी ज्यादा सिंपल मैन थे। लेकिन इतने साधारण इंसान के लिए 4 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे। मतलब इनको सिक्योरिटी मिली हुई थी चारों तरफ, वो भी पुलिस के द्वारा। अब ये काम कैसे हुआ, ये क्या है, ये कौन है हरिहर काका, इस बारे में पूरे पाठ में जिक्र करेंगे। इसी के बारे में ये कहानी है, जल्दी से सुनिए। लेखक हरिहर काका के पड़ोसी थे, यानी एक ही गांव के रहने वाले थे। लेखक जब छोटे थे, यानी बचपन में थे या बच्चे थे, तब हरिहर काका ने उनसे खूब लगाव किया, खूब प्रेम किया। लेखक की माताजी बताती हैं कि ऐसा प्रेम किया कि कोई बच्चे से भी, यानी खुद के बच्चे से भी इतना प्रेम नहीं होता जितना हरिहर काका ने तुम्हें प्रेम दिया है। इस पूरी कहानी को और ज्यादा अच्छे समझने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज ये कि हरिहर काका के 4 भाई हैं। मतलब हरिहर काका आपस में 4 भाई हैं, जिनमें वे दूसरे नंबर पर आते हैं। और इन हरिहर काका को छोड़कर बाकी सभी भाइयों के बच्चे हैं, परिवार है। लेकिन हरिहर काका का कोई भी बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी नहीं की, शादियां की, बल्कि 2 शादियां की। लेकिन दोनों पत्नियों के बच्चे को जन्म देने से पहले ही वे दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, एक एक करके। मतलब एक बार शादी पहले हुई, जो पहली पत्नी स्वर्ग सिधार गई, उसके बाद दूसरी शादी। इस तरह से दोनों पत्नियों का स्वर्गवास हो गया। अब हरिहर काका अकेले रहते हैं। अब एक दूसरी बात समझो, दूसरी बात जो पूरी कहानी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कि गांव में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था किसी टाइम।
लेकिन धीरे धीरे गांव वासियों के दान दक्षिणा की वजह से वो जो मंदिर था वो बहुत अच्छा बन गया, यानी बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छा खासा बना दिया गया। गांववासी उस मंदिर को मंदिर नहीं कहते थे, ठाकुर बाड़ी कहते थे। आप याद रख लेना, ठाकुर बाड़ी इस नाम से पुकारा करते थे। और ठाकुर बाड़ी को चलाने के लिए कुछ लोग भी चाहिए होते हैं, है ना। मतलब मंदिर, किसी भी मंदिर को या ठाकुर बाड़ी को चलाने के लिए कोई थोड़े बहुत तो लोग होंगे जो उसकी मेंटेनेंस की, उसका ख्याल रखेंगे या इस तरह की चीजें करेंगे। और यहां तक कि उस मंदिर में या उस ठाकुर बाड़ी में एक महंत जी भी थे। महंत जी मतलब यानी धर्मगुरु कह लो आप इसको, धर्मगुरु थे जो वहां पर एक सत्संग प्रवचन किया करते थे। बच्चों, लेखक का नाम मैंने अभी क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब सुनो हरिहर काका के बारे में पूरी कहानी। दरअसल हुआ ये कि हरिहर काका 4 भाई हैं। चारों भाइयों के पास 60 बीघा जमीन है। 60 बीघा मतलब चौथा हिस्सा भी अगर हरिहर काका के पास माने तो 15 बीघा जमीन हरिहर काका की है। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रहते हैं। भाइयों ने अपनी पत्नियों को सख्त आदेश दे दिए कि वे हरिहर की खूब रखवाली करें, खूब देखभाल करें और अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, ताकि उनकी जो जमीन है उनकी मरने के बाद हमारी ही हो जाए, हमारे नाम आ जाए। लेकिन 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 उनकी पत्नियों ने ऐसा फॉलो तो किया, लेकिन कुछ टाइम तक, क्योंकि दिखावा कुछ टाइम तक ही हो पाता है, ज्यादा टाइम तक दिखावा हो नहीं पाता। तो उन्होंने अब कुछ टाइम तक तो खूब देखभाल की, लेकिन एक टाइम के बाद वैसी स्थिति हो गई, मतलब उनको उनके साथ परायों जैसा व्यवहार किया जाने लगा, यानी रूखा सूखा खाना मिलने लगा हरिहर काका को। उन्होंने भी कुछ टाइम तक तो सहन किया, लेकिन एक बार तो हद हो गई। क्या हुआ कि एक बार उनके भाई के लड़के के दोस्त आ गए। जब दोस्त आए जो कि काफी बाहर से आए थे, तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना, बहुत स्वादिष्ट पकवान बने। हरिहर काका को लगा कि कम से कम आज तो बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। लेकिन जब उनका खाने का टाइम आया तो वही रूखा सूखा उनके सामने परोस दिया। अब हरिहर काका से रहा नहीं गया, उन्होंने खूब डांट लगाई, खरी खोटी सुनाई। क्या कहा कि मेरे पास भी जमीनें हैं, मैं जो जमीनें रखता हूं वहां से जो कमाई आती है उसी से ही खाता हूं, तुम्हारे पैसों से नहीं पल रहा। कम से कम तब तो, मतलब इतना पैसा आ रहा है मेरे कारण, उस पैसों का थोड़ा अच्छा खाना बनाकर ही दे दो। इस तरह की खरी खोटी सुनाकर हरिहर काका खूब बरसे। बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। बच्चों, अब आगे क्या हुआ, जब वो बरस कर घर से निकले ही थे, मतलब गुस्से में घर से बाहर ही गए थे, इतने में महंत जी आ गए। महंत जी कौन? ठाकुर बाड़ी के धर्मगुरु कह सकते हो आप। वह वो जब आए तो महंत जी ने उनको उनकी सारी बातें सुनी, यानी पूछ ली क्या हुआ, सारी बातें पता चली उनको। जब पता चली तो महंत जी ने मौके पर चौका लगाने की सोची। मतलब उन्हें लगा ये सबसे बढ़िया मौका है। अब हरिहर काका को वो ले गए और समझाने लगे। क्या समझाया? समझाया कि ये सब मोह माया है, ये दुनियादारी के चक्कर, रिश्तेदारी, भाई बहन, ये सब मोह माया है, ये सांसारिक लोभ है, यहीं के यहीं पर ही रह जाएंगे, इनके पीछे मत भागो। तुम एक काम करो, तुम अपनी सारी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, ठाकुर बाड़ी यानी इस मंदिर के नाम कर दो, और यहीं पर आकर रहो। और यहां तक कि वो अभी बात ही कर रहे थे, उनके नौकरों को आदेश भी दे दिया गया, क्या कि हरिहर काका के लिए एक कमरा तैयार किया जाए। तैयार हो भी गया, बहुत जल्दी उन्होंने कमरा तैयार कर दिया और शाम को इतना स्वादिष्ट खाना उनके सामने परोस दिया। हरिहर काका ने खूब खाया और सोच रहे थे कि क्या किया जाए। इतने में कुछ टाइम के बाद उनके भाई आ गए। क्या करने? अपने भाई को मनाने, हरिहर काका को मनाने। लेकिन हरिहर काका माने नहीं, यहां तक कि महंत जी ने भी थोड़ी खरी खोटी सुनाकर उनको वहां से चलता बना। यानी यूं कह सकते हो कि उनको भी समझाकर भेज दिया कि अभी उनका मन अशांत है, इसको इनको यहीं पर ही रहने दो, ऐसा कहकर उनके भाइयों को भेज दिया। तो जब वो हरिहर काका नहीं माने तो वो वापिस चले गए। वापिस तो चले गए, लेकिन अगले दिन फिर से आए और पैर पड़ने लगे, खूब माफी मांगी और अपने भाई को मनाकर अपने घर ले गए। अब की बार घर में बहुत अच्छा खाना वहां पर भी मिलने लगा, यानी एक तरह से उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और उनको वहां पर अच्छा अच्छा खाना देने लगे। बीच बीच में महंत जी भी आते रहे, हरिहर काका को समझाते रहे कि ये सब मोह माया है, तुम अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो और वहां आकर रहो। इस तरह की बातें वो समझाते रहते। बच्चों, हरिहर काका के घर में कौन मेहमान आए थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब हुआ ये कि महंत जी काफी टाइम तक समझाते रहे, लेकिन हरिहर काका कोई एक्शन नहीं कर रहे थे, रिएक्शन नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद उनको लगा कि भाइयों के जाल में अब ये फंस चुके हैं, अब इनको मनाने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? हरिहर काका का किडनैप कर लिया गया। किडनैप तो किया ही, साथ ही साथ कागज पर अंगूठे के निशान भी लगवा लिए, ताकि हम अपने नाम जमीन करवा सकें।
यानी एक तरह से जबरदस्ती की गई। भाइयों को जब ये बात पता चली कि हरिहर काका घर में नहीं है और वो कहाँ गुम है, इस तरह से जब वो ढूंढ रहे थे, तो वो समझ गए कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। वो पुलिस को लेकर वहीं पर ही पहुंच गए जहां पर हरिहर काका कैद थे। जब वो वहां जाकर देखा उन्होंने, तो वो हरिहर काका अच्छी हालत में नहीं पाए गए। अब ऐसी स्थिति में हरिहर काका उठकर खड़े हुए और जैसे तैसे उनको बचाया गया और अपने घर भाइयों के पास ले आए। वो जब ले आए तो महंत जी वहां से जो भाग चुके थे, अंगूठे के निशान लगवा चुके थे, अब वो राह तक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके भाइयों को डर है कि महंत जी दोबारा ना आ जाएं, दोबारा आएंगे कहीं ना कहीं कब्जा ना कर बैठे उनकी जमीन पर। ये बात उनको डर लगने लगा, यानी ऐसी बात का उनको डर लगने लगा। भाइयों को डर तो था, अब वो क्या कर रहे हैं, वो हरिहर काका को मना रहे हैं, क्या कहकर कि तुम हमारे नाम जमीन कर दो, नहीं तो महंत जी आ जाएंगे और जमीन पर कब्जा कर लेंगे, तो कोई फायदा भी नहीं होगा, घर की जमीन किसी और के नाम हो जाएगी। ऐसा उनको समझाने लगे। हरिहर काका नहीं माने। उनको पता था कि अगर जमीन नाम कर दी तो यहां मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। ये सब पूछने वाले तभी तक हैं जब तक मेरे पास ये जमीनें हैं। अब हरिहर काका जब नहीं मान रहे थे तो उनके भाइयों को भी कोई और रास्ता दिखा नहीं, उन्होंने भी महंत जी जैसा ही काम किया। मतलब उनके जबरदस्ती कह सकते हो, जबरदस्ती अंगूठे के निशान उनके एक पेपर पर ले लिए। अब स्थिति ये हुई, ये बात महंत जी को पता चल गई। महंत जी दौड़े दौड़े पुलिस के साथ आए और जब पाया तो हरिहर काका बहुत बुरी स्थिति में थे, यानी कि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था, जबरदस्ती अंगूठे के निशान ले लिए गए थे। ये सारी बातें हरिहर काका ने उनको यानी पुलिस के सामने बोल दी। अब ये स्थिति हुई एक टाइम के बाद। अब दोनों ही ऐसी घात लगाए बैठे हैं कि कब हरिहर काका यहां से चले जाएं या उनका कोई और ठिकाना हो जाए तो हम वो सारी जमीन अपने नाम करवा लें। ऐसा दोनों पक्ष के लोग सोचने लगे, यानी उनके भाई और महंत जी। लेकिन हरिहर काका अब अलग तो रह रहे हैं, लेकिन 4 पुलिसकर्मी उनके साथ रहते हैं, वो भी उन्हीं के खर्चे पर। हरिहर काका की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अब ना तो वो कुछ कहते हैं ना कुछ बोलते हैं, सिर्फ आसमान की ओर निहारते रहते हैं। और जो उनकी सुरक्षा के लिए 4 पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो उन्हीं के खर्चे पर मौज मस्ती कर रहे हैं। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। गुरुदयाल सिंह जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से मुझसे सुन लो, ताकि मैं जब इस चैप्टर को डिटेल में पढूं, डिटेल में समझाऊं, तो आपको यह पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लेखक अपने बचपन की बातें याद करते हुए कुछ बातें बता रहे हैं। इसी को लेकर नाम भी यही रखा, सपनों के से दिन। मतलब बचपन के जो दिन होते हैं वो सचमुच सपने जैसे ही होते हैं, जो एक बार चले जाते हैं फिर लौट कर वापस नहीं आते। तो लेखक अपने बचपन की यादों को याद करता हुआ बहुत कुछ अपने बचपन के बारे में इस पूरे पाठ में बता रहे हैं। और पूरा पाठ उनके बचपन से संबंधित ही है कि वो बचपन में क्या क्या किया करते थे, किस तरह के खेल खेला करते थे, किस तरह से पढ़ाई उनकी हुई, यानी बचपन में उन्होंने क्या क्या किया। ये पूरा पाठ बस इसी बारे में है। तो देखते जाइए, डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चों, लेखक जब तीसरी या चौथी कक्षा में थे तब की बातें वो याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि हमारे जितने भी साथी थे, लेखक कहते हैं कि हमारे जितने भी साथी थे वो लगभग एक जैसे ही थे। मतलब उनकी जो वेशभूषा थी, उनका जो व्यवहार था, वो सब एक जैसा ही था। नंगे पांव रहना और जो कुर्ते पहन रखे होते थे वो बिना बटन वाले हुआ करते, बिखरे हुए बाल रहते थे। तो इस तरह की वेशभूषा लगभग सबकी एक जैसी ही थी। और यहां तक कि जब हम खेल खेलते तो खेल खेलते हुए कभी चोट लग जाती तो हमारे माँ बाप हम पर तरस नहीं करते थे, बल्कि हमें ही पीटने लग जाते थे। पहले का जमाना ऐसे ही था कि ऐसा, आजकल तो ऐसा है कि छोटी सी खांसी भी हो गई या थोड़ी सी छींक भी आ गई तो भी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन ये उस टाइम का जमाना है जब माँ बाप कोई तरस नहीं करते थे, अगर चोट लग गई तो और पीटते थे। और जितने भी साथी थे उनमें से एक आध को छोड़कर किसी की भी रुचि पढ़ाई में नहीं थी। माँ बाप भी इतने एक्टिव नहीं थे कि वो पढ़ाई शुरू करवा सके या पढ़ाई को आगे बढ़ा सके या पढ़ाई के बारे में सोच सके। वो उनको फ्री छोड़ दिया करते थे, पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े, उनको कोई इतना खास मतलब था नहीं। तो इस तरह की बचपन की बातें बताता हुआ लेखक कहता है कि ये दिन कब बीत गए हमें पता भी नहीं चला, लेकिन आज भी ज्यों की त्यों याद है। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। अब लेखक बचपन की आगे की बातें बताता हुआ कहता है कि हमें नई क्लास में जब जाना होता तो एक्साइटमेंट तो होती, लेकिन साथ ही टीचर का भी डर रहता। अब वही टीचर फिर से आएंगे, फिर पढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे, इस तरह की बातें उनके मन में आती। तो एक्साइटमेंट तो होती थी, लेकिन टीचर का जो डर था वो भी बहुत ज्यादा था। और छुट्टियां जब हुआ करती तो छुट्टियों का काम भी मिलता,
जिसको आप ग्रीष्मकालीन अवकाश कह सकते हो या फिर समर वैकेशन की जो होमवर्क कहते हैं उसको। तो वो होमवर्क जब उन्हें मिलता, तो अब वो छुट्टियां हैं, मान लो 30 दिन की है, तो उन्होंने ज्यादातर छुट्टियां तो ऐसे ही खेलने में बिता दी। कभी नानी घर चले गए, कभी तालाब में नहाने चले गए, इधर उधर खेल कूद में बिताकर लगभग आधी से ज्यादा छुट्टियां तो उन्होंने वैसे ही वेस्ट कर दी। अब टीचर का डर सता रहा है। टीचर का डर सता रहा है का मतलब अब आई बारी होमवर्क करने की, कि होमवर्क करना है, अब इतने सवाल हम रोज करेंगे तो जाके जल्दी से ये काम कंप्लीट हो पाएगा। इस तरह का डर, इस तरह का हिसाब वो अपने मन में लगाया करते। लेखक आगे बताता है कि लेखक के स्कूल में ही एक बच्चा होता था जिसका सिर बहुत बड़ा था, मतलब शरीर इतना बड़ा नहीं था लेकिन सिर बहुत बड़ा था। तो जब भी उसकी किसी से लड़ाई होती तो वो सिर से लड़ाई करता था और अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी उम्र वालों को वो मिनट में हरा दिया करता था। मतलब उसका सिर कुछ खास ही था एक तरह का। लेखक अपने स्कूल के बारे में बताता हुआ कहता है कि हमारा जो स्कूल था वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा स्कूल था। उसके हेडमास्टर यानी हमारे जो हेडमास्टर थे, नाम था मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन शर्मा जी बहुत ही सॉफ्ट दिल के थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले, बहुत ही प्यार से वो बताते थे। कभी कभी ही शायद ही उन्होंने कभी गुस्सा किया हो, इतने सॉफ्ट पर्सन थे। और इसके साथ इसकी दूसरी तरफ एक पीटी टीचर थे, पीटी टीचर जिनका नाम था श्री प्रीतम चंद, जिनका स्वभाव बड़ा गुस्सैल था, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। या यूं कहें कि वो जब प्रेयर में लाइन बनवाते थे, पीटी टीचर का काम यही है प्रेयर करवाना, तो वो प्रेयर में जब लाइन बनवाते थे बिल्कुल सीधी उनको चाहिए होती थी। अगर थोड़ी सी भी गर्दन किसी की इधर से उधर हुई या वो टेढ़ा खड़ा हो गया कोई भी बच्चा, तो वहीं पर ही उसकी पिटाई कर देते थे। बहुत सख्त टीचर थे, बच्चे बड़े डरते थे। मतलब दो चार बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे रो रो कर ही स्कूल आते थे। बच्चों, आपके स्कूल में कितने टीचर मारते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने टीचर बहुत सख्त हैं। और हाँ, कभी कभी स्कूल लेखक को अच्छा भी लगता था जब स्काउटिंग होती थी। स्काउटिंग के जब परेड होती थी, स्काउटिंग पीटी टीचर जब करवाते थे तो बोलते थे 1 2 3। वो जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो थे, उनके हाथ में नीली पीली झंडियों को लेकर वो 1 2 3 करते हुए बहुत मजा करते थे। और जो बच्चे अच्छा करते थे उनको शाबाश भी कहते थे पीटी टीचर, तब उनको बहुत अच्छा लगता था। लेखक आगे बताता है कि मेरे जो हेडमास्टर थे उनकी बदौलत मैं आगे पढ़ पाया, मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई कर पाया, अदरवाइज हो नहीं पाती मेरे से पढ़ाई। क्यों? दरअसल वो क्या करते थे, वो एक अमीर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे उसी के घर में। तो वो अमीर थे और वो थोड़े बड़े भी थे, मतलब जो जिनको वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो बच्चे थोड़ी उम्र में बड़े थे और लेखक था उनसे 1-2 साल छोटा। तो उनकी जो किताबें थी, उन बच्चों की किताबें लेखक को दे दिया करते थे हेडमास्टर साहब। तो इस कारण वो लेखक आगे की पढ़ाई जारी कर पाता था, या यूं कहें उनकी बदौलत ही वो पढ़ पाया। अदरवाइज उनके मां बाप की इतनी सक्षम या इतनी हैसियत नहीं थे कि वो और ज्यादा पढ़ाई करवा पाते या नई पुस्तकें उनको लाकर दे पाते, यानी लेखक को। तो ऐसा पॉसिबल ना हो पाता, ये हेडमास्टर की वजह से ही ऐसा संभव हो पाया। बच्चों, हेडमास्टर जी का नाम मैंने क्या बताया था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे लेखक एक घटना बताते हैं। घटना किस तरह की? दरअसल उनके स्कूल में वो जब लगभग चौथी कक्षा में रहे होंगे, तो चौथी कक्षा में जब लेखक था तो उनके जो पीटी टीचर थे जो कि फारसी भी पढ़ाते थे, तो फारसी पढ़ाने के लिए एक दिन आए और उन्होंने एक शब्द रूप याद करने के लिए दे दिया। अब वो शब्द रूप उन्होंने होमवर्क, मतलब एक तरह का होमवर्क था, लगभग 24 घंटे के बाद सुनना शुरू किया। अब किसी को भी वो शब्द रूप याद ही नहीं हुआ। याद थोड़ा बहुत हुआ, बस जैसे तैसे उन्होंने सुना दिया, लेकिन हर बच्चा लगभग पिटाई ही खा रहा था। पिटाई नहीं खा रहा था, उनकी सजा देने का तरीका यह था कि मुर्गा बनाते थे, और मुर्गा भी ऐसा बुरी तरह से कि कोई बच्चा क्या मजाल थोड़ी सी भी कमर नीची कर ले, उसी समय उनकी पिटाई भी करते। तो ऐसी स्थिति अब उनके साथ आ पड़ी। लेकिन हुआ ये कि हेडमास्टर साहब जो अभी बाहर ही थे, बाहर कहीं गए हुए थे, अब वो एंटर होते हैं तो देखते हैं कि चौथी कक्षा जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ एक अत्याचार टाइप ही हो रहा है, मतलब बहुत बुरी तरीके से उनको मुर्गा बनाया जा रहा है। ये देखकर हेडमास्टर साहब से रहा नहीं गया और उसी समय उनको डांट फटकार लगाई, और सिर्फ डांट फटकार ही नहीं, उनको सस्पेंड भी कर दिया, सस्पेंड कर दिया और उनको भेज दिया। अब लेखक और उनके कुछ साथियों को कुछ दिन के बाद पता चला कि जो पीटी सर जिनको सस्पेंड कर दिया गया वो तो आराम फरमा रहे हैं, मतलब अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। वो एक पिंजरे लिए हुए हैं, उन पिंजरे में तोता भी कैद है, उस तोते से मीठी मीठी बात करते रहते हैं। यानी सस्पेंड होने का रत्ती भर भी शौक नहीं है, चिंता ही नहीं है उनको कि मेरी नौकरी अब जा चुकी है वगैरह वगैरह, उनको उनको कोई मतलब नहीं। अब ये बात लेखक को इतनी हैरान नहीं कर रही थी, बल्कि ये बात ज्यादा हैरान कर रही थी कि वो तोते से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे इतना बुरा व्यवहार करते थे। ये बात सोचकर लेखक को बहुत हैरानी होती है कि वो तोते से मीठी मीठी बातें कैसे कर सकते हैं, उनका तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है। अब टोपी शुक्ला, इस पाठ को लिखा है राही मासूम रजा जी ने। इस पूरे पाठ में क्या बता रखा है पहले मुझसे सुन लो। दरअसल टोपी शुक्ला एक कैरेक्टर है, ठीक है। उस कैरेक्टर के एक दोस्त है इफन।
नाम इफन है और एक टोपी है। ये दो दोस्त हैं। ये दोनों छोटे बच्चे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, कोई बड़े आदमी मत मान लेना। छोटे छोटे बच्चे हैं। इन दोनों छोटे बच्चों के आपस में दोस्ती है और इस दोस्ती में एक ट्विस्ट ये है कि टोपी तो है हिंदू और इफन है मुसलमान। अब मुसलमान और हिंदू की दोस्ती है, अब कुछ तो ट्विस्ट होना बनता ही है ना। तो वो ट्विस्ट क्या है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, इफन और टोपी दो कैरेक्टर जिनके बारे में बता ही चुका हूं। हिंदू और मुसलमान के बारे में भी बता चुका हूं। हिंदू है, एक मुसलमान है, दोनों की आपस में दोस्ती है और इफन को दादी से बहुत प्यार है। मतलब इफन अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो सदस्य हैं उसी घर में, इफन के जो बाकी के सदस्य हैं, वो तो फिर भी डांट देते हैं, मार भी देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, उसकी बेइज्जती भी कर देते हैं बीच बीच में। लेकिन इफन की दादी आज तक उस पर डांटना, आज तक उसकी बेइज्जती करना, उसको गलत बोलना, ये आज तक उसने नहीं किया। इसीलिए इफन को अपनी दादी से बहुत प्यार है। दादी की जो भाषा है वो बड़ी अच्छी लगती है उसे। किसको? इफन को। जबकि बाकियों की भाषा, मतलब उनके जो बाकी के सदस्य हैं, वो आज की मॉडर्न भाषा बोलते हैं। जो दादी है वो अपने गांव से लेके आई, वो जो उनकी जो बोली है वो बोलती है। हालांकि उसके पिता यानी इफन के पिता, इफन की माता ने काफी बार मना किया है उसकी दादी को भी और इफन को भी कि इस तरह की भाषा ना बोले, लेकिन उनको उसी भाषा से प्यार है, उसी बोली से प्यार है, इसीलिए वो बोलते हैं, बीच बीच में बोल देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि इफन को डांट पड़ रही होती है घर के बाकी के सदस्यों से, यानी पिता से, भाई से या जिससे भी डांट जब पड़ रही होती थी, तब इफन की दादी उसे डांटते हुए बुला लेती थी कि अरे इधर आ, क्यों उनके पास जाता है। इस तरह से डांट कर उसको बुलाती है और उससे बड़ा प्यार करती है। यानी जब वो डांटती भी है ना, तो इफन की दादी की जो डांट है वो भी उसे शहद के समान ही लगती है, यानी अच्छी ही लगती है। ये बात कहां तक लिखी हुई है? यहां तक। अब तक हमने पढ़ा इफन के बारे में, अब टोपी के बारे में। टोपी दरअसल इफन से दोस्ती है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब उनके वो घर जाता है तो वो उनके बाकी सदस्यों से मिलता है, बार बार उसका आना जाना है। धीरे धीरे टोपी को भी इफन की दादी से प्यार हो जाता है, या यूं कह लो कि इफन की दादी ही उसे अच्छी लगती है, बाकी सदस्य से वो इतना लगाव नहीं रखता। अब टोपी जो इफन के घर आता जाता रहता है, यानी बार बार उनका आना जाना है, उनकी भाषा भी सुनता है, मतलब एक तरह की मुसलमानों की भाषा। वो बोलते हैं अम्मी। अम्मी मतलब मां को कहते हैं मुसलमानों में। तो मां को वो अम्मी जब सुनता है तो उसे अम्मी शब्द बड़ा प्यारा लगता है। एक बार हुआ क्या कि टोपी अपने घर में है, अपने घर में खाना खा रहा है, खाने में उसको कुछ चीज अच्छी लगती है, तब वो ये बोलता है कि अम्मी मुझे ये दे दो। अब उसके घर वाले जब ये सुनते हैं, मतलब एक हिंदू का परिवार जब ये सुनता है कि अम्मी शब्द कहां से आया, तब उससे पूछताछ भी की जाती है। पूछताछ में पता चला कि इसने तो एक मुसलमान के लड़के से दोस्ती कर ली। अब जो उसने डांट सुनी, उसने जो खरी खोटी सुनी, वो एक अलग बात है। उसका एक भाई था, यानी टोपी का एक भाई है, नाम है मुन्नी बाबू। मुन्नी बाबू जो बड़ा भाई है, उसने एक झूठ और भी बोल दिया। क्या बोला? कि इसने ना थोड़े दिन पहले कबाब भी खाया है। हालांकि ये झूठ था, लेकिन उसके भाई ने जानबूझकर ये बात कही। क्यों कही? दरअसल उसने खुद ने कबाब खाया था और टोपी ने उसको देख लिया था एक दिन। अब टोपी को उस टाइम तो शांत कर दिया था, जैसे तैसे उसने समझा दिया था कि घर में मत बताना। टोपी ने इस बात को बताया भी नहीं, लेकिन यहां पर उसने बात झूठ बोलकर कह दी कि इसने एक दिन कबाब भी खाया था, ताकि वो खुद कभी टोपी उसको बताए भी तो बच जाए वो। तो ये बात झूठ होते हुए भी घर वालों ने मान ली तो और ज्यादा उसे डांट पड़ी टोपी को ये जो डांट पड़ी, वो दिन जैसे तैसे उसका गुजरा। अगले दिन वो स्कूल में गए। अगले दिन जब स्कूल में जाता है तो इरफान उसे मिलता है, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तब वो स्कूल से बंक कर लेते हैं, मतलब वो भाग जाते हैं, वहां से चले जाते हैं और एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। और जब बैठते हैं तो उसने यानी टोपी ने सारी बात बताई, पिछले दिन वाली सारी बातें बताने के बाद टोपी एक बात कहता है कि क्यों ना हम अपनी दादी एक्सचेंज कर लें, तू मेरी दादी रख ले, मैं तेरी दादी रख लेता हूं, तुम्हारी दादी कितनी अच्छी है। तब इरफान ने इस बात का विरोध किया, नहीं मैं अपनी दादी क्यों दूं, और चलो मैं अपनी दोस्ती में भी दादी को एक्सचेंज कर भी लूं, तो ये जो मेरी दादी है वो मेरे पिता की मां भी तो है, तो वो क्यों छोड़ेंगे अपनी मां को। ये बात टोपी को समझ आती है, तब वो ये बात कहना बंद कर देता है। अभी कुछ ही दिन बीतते हैं कि इरफान की दादी की मृत्यु हो जाती है। अब इरफान बड़ा दुखी है, और ना सिर्फ इरफान दुखी है बल्कि टोपी भी बहुत दुखी हो जाता है। उसको उस उम्र में ये तो पता नहीं करना क्या होता है, वो आपस में बातचीत करते हुए वहां से अब चले जाते हैं। ये बात हमने पढ़ी है कहां तक? यहां तक। इससे आगे के जो चैप्टर में लिखी है वो बात, वो अब हम पढ़ेंगे। देखो हुआ क्या, एक बार मतलब वो दादी एक्सपायर हो गई है, मर चुकी है।
स्थिति ये हुई कि कुछ ही दिन बाद इरफान के पिता का तबादला हो जाता है। तबादला मतलब ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर होने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। अब टोपी बेचारा अकेला रह जाता है। ना तो उसके पास दादी है, मतलब इरफान की दादी से जो बहुत प्यार करता था वो भी नहीं रही, और इरफान भी अब चला गया। अब बेचारा अकेला रह जाता है। और जो इरफान के पिता थे वो कलेक्टर थे, यानी सरकारी नौकरी थी, तो उसी वजह से उनका ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर पे चले गए। अब उसकी जगह पर, यानी उसी स्थान पर एक नए कलेक्टर आए। नए कलेक्टर आए तो उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटों से इरफान की, सॉरी, टोपी की दोस्ती हुई ही नहीं, बनती ही नहीं थी। वो जब भी वहां पर जाता वो उसको डांट कर या इधर उधर की खरी खोटी सुनाकर उसे भगा देते। अब स्थिति ये हुई कि टोपी चाह कर भी अब उनसे दोस्ती कर भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ दोस्ती तो छोड़ो, उनसे लड़ाई भी हो जाती है, यानी हाथापाई हो जाती है। अब जैसे तैसे उनकी लड़ाई छूटी और उस दिन ये बात कसम सी खा ली उसने, टोपी ने, कि अब यहां पर वापस नहीं आऊंगा। अब स्थिति ये हुई कि टोपी अपनी कक्षा में 3 बार फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ता नहीं है या पढ़ना चाहता नहीं है, खूब पढ़ना चाहता है, लेकिन माहौल ऐसा हो जाता है कि वो पढ़ नहीं पाता है। जैसे 1 साल तो उसे टाइफाइड हो गया, काफी बीमार हो गया, बीमारी के कारण वो पढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। ऐसे ही कुछ अगले साल भी ऐसा ही हो जाता है। और एक बार तो ऐसा होता है कि उसके पिता इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन में खड़े हो गए तो अब जो घर का माहौल है वो इलेक्शन वाला है, या मतलब बहुत शोर शराबा वगैरह वगैरह जो भी होता है। अब उस वजह से, उस माहौल की वजह से, उस वातावरण की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाता है। न पढ़ने के कारण वो फिर से फेल हो जाता है। इस तरह से वो 2-3 बार फेल हो जाता है। 3 बार फेल होने के बाद जब वो अगले साल तैयारी करता है तो वो सोच लेता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं पास होकर ही दिखाऊंगा। स्थिति तो हालांकि उस साल भी इतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ने लायक नहीं थी उसकी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी मेहनत से उस परीक्षा को पास किया और वो अगली कक्षा में आ जाता है। तब टोपी की जो दादी है वो ये बात कहकर उसका थोड़ा मजाक सा बनाती है, या यूं कह लो कि एक बात कहती है कि तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास हो गया। मतलब वो तीसरे बरस हुआ है, मतलब तीसरे साल हुआ है वो पास, और तीसरे दर्जे में, यानी 3rd डिवीजन आई है। डिवीजन मतलब एक तरह की उसके जो नंबर आए थे वो बहुत कम आए थे, तो 3rd डिवीजन से पास हुआ है। तो अब ये उसकी दादी कहती है कि तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास। बच्चों, अब हम जो करेंगे वो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अब तक जो हमने पढ़ा उसका एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूं। जितने भी आप चैप्टर कर चुके हैं उसका एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर्स को, यानी इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ चुके हो, जानते हो, समझ चुके हो, तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि है साखी कविता से, कबीर की साखी जो मैंने बताया उस कविता से एक पहला प्रश्न आया है। कवि ने मनुष्य को कैसी वाणी बोलने के लिए प्रेरणा दी थी? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट कर देना ना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि ने मनुष्य को कैसी वाणी बोलने के लिए बोलने की प्रेरणा दी है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, जो हमें प्रसन्नता दे, बी, जो खुशियां लाए, सी, जो स्वयं को बुला दे, या डी, जो मधुर हो। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आएगा मनुष्यता से रिलेटेड। कवि ने सबको एक होकर चलने को क्यों कहा है? आपके ऑप्शन, कल्याण और समृद्धि के लिए, आपसी समझ न बिगाड़ने के लिए, सी, भेदभाव न हो, या डी, सभी। यानी ये तीनों ऑप्शन। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आएगा पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता से। पर्वत अपना आकार कहां देख रहे थे? आपके ऑप्शन, दर्पण में, नदी में, समुद्र में, या फिर अपने चरणों में बन गए ताल में। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपने चरणों में बन गए ताल में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तोप से रिलेटेड है। तोप कविता से तोप हमें किसकी याद दिलाती है? आपके ऑप्शन, स्वतंत्रता संग्राम की, पुराने वक्त की, सी, अंग्रेजों की, या इनमें से किसी की नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता संग्राम की, जो 1857 की क्रांति भी हुई थी और उसके बाद जो क्रांतियां हुई हैं उन सब की। कैफी आजमी कर चले हम फिदा इस कविता से रिलेटेड है, कैफी आजमी द्वारा लिखी गई है। अब तुम्हारे हवाले में तुम्हारे किसके लिए आया है? आपके ऑप्शन, कवि के लिए, बी, नेताओं के लिए, सी, अन्य सैनिकों के लिए, डी, देशवासियों के लिए। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी, देशवासियों के लिए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़े भाई साहब से रिलेटेड है। लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? आपके ऑप्शन, कंचे खेलने का, किताबें पढ़ने का, पतंग उड़ाने का, या फिर इन सभी को। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी, पतंग उड़ाने का। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न डायरी का पन्ना से रिलेटेड है। घायलों की संख्या कितनी थी? ध्यान से सोच समझ कर जवाब देना। आपके ऑप्शन, 100 के करीब, 200 के करीब, 300 के करीब, या 400 के करीब। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी, 200 के करीब। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। ततारा वामिलो कथा के से रिलेटेड, ततारा का पासा गांव में किसका आयोजन हुआ था? आपके ऑप्शन, पशु पर्व का, मेले का, या कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए,
आशु पारुका। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तीसरी कसम वाले पाठ से है। तीसरी कसम में किसने अभिनय किया? आसान सा है, आपके ऑप्शन राज कपूर ने, राजेश खन्ना ने, शमी कपूर ने या निदा फाजली ने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज कपूर ने। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न टोपी शुक्ला से है। किसके जाने के बाद टोपी अकेला हो गया था? आपके ऑप्शन इरफान के जाने के बाद, इरफान के पिता के जाने के बाद, मुन्नी बाबू के जाने के बाद या पिता के जाने के बाद। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इरफान के जाने के बाद। बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ टाइप क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ मटेरियल आपको एक ही पेज पर देखने को मिलने वाला है। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।